जुड़े रहिए। आज हम देखेंगे मौर्यकाल। मौर्यकाल, ठीक है। मौर्यकालीन प्रशासन से एक क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में आता है, तो उसमें जो काम की चीज है उसको सारगर्भित मैं बता रहा हूं। देखो, मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन, यहां से, ठीक है। मौर्यकालीन प्रशासन याद रखें केंद्रीकृत था। केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज। कैसा था? केंद्रीकृत। समस्त शक्ति किसमें निहित थी? सम्राट। ऑल द पावर्स वर सेंट्रलाइज इन द एम्परर। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। सर्वोच्च शक्ति जो है सम्राट में निहित थी। ठीक है, याद रखें। अर्थात राजा जो है पूरे साम्राज्य का स्वामी हुआ करता था। याद रखना, अटक से लेकर कटक तक पूरा मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। अटक से लेकर कटक तक। इसकी जानकारी के स्रोत हैं दो चीज याद रखना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये दोनों ग्रंथ को याद रखना, और मैगस्थनीज की इंडिका। मैगस्थनीज की इंडिका। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज के इंडिका से हमको मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। याद रखना, बहुत सारे ग्रंथ हैं, परंतु ये दो ग्रंथ स्पेशली आपको लिटरेचर याद रखना है। ठीक है, आगे। सम्राट के पास जो है समस्त शक्तियां उसी में निहित थी, चाहे वो विधायी शक्ति हो कानून बनाने की, चाहे कार्यपालिक शक्ति हो एग्जीक्यूटिव पावर, चाहे न्यायिक शक्ति हो न्यायिक जुडिशरी पावर। आज के समझ लो राष्ट्रपति की तरह। किसकी तरह? राष्ट्रपति की तरह। इस समय 27 अध्यक्ष और 18 तीर्थ थे। तीर्थों की संख्या 18 थी, अध्यक्ष कितने थे? 27। ये भी कथन में स्टेटमेंट में डाल सकता है। तीर्थ मतलब अधिकारियों का एक विशेष समूह था, और जो अध्यक्ष थे किसी न किसी विभाग के हेड थे आज की तरह। क्लियर? क्लियर? समझ लो, तीर्थ मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, और जो हम मंत्रालय तीर्थ, और अध्यक्ष माने किसी न किसी विभाग के हेड, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की तरह। क्लियर? थे। तीर्थ क्या थे? अधिकारियों का एक विशेष समूह, विशेष समूह और अध्यक्ष। तो इस अध्यक्ष और तीर्थ से कुछ विशेष अध्यक्ष और तीर्थ को मैं बता रहा हूं, उसको याद रखना। समझ में आ रही है कि नहीं? तीर्थ कितने थे? देखो, तीर्थ से पहले तो याद रखना, यह अधिकारियों का समूह था, ऑफिसर्स का, अधिकारियों का समूह, अधिकारियों का समूह था। जबकि अगर इसमें तीर्थंकर जोड़ दूं तो जैन धर्म के क्या हो जाएंगे? गुरु। आज का जो तीर्थ है वो यात्रा है। आज 3 शब्द हैं तीर्थ से, है ना? क्लियर? चलिए देखते हैं। तीर्थ में सबसे पहले आपको याद रखना, जो पूछता है समाहर्ता, समाहर्ता और सन्निधाता। सन्निधाता, ये पूछा गया प्रश्न। समाहर्ता को याद रखना है, सन्निधाता क्या था? समाहर्ता राज्य की आय का प्रमुख, राज्य की आय का प्रमुख, द ऑफिसर्स, क्लियर, हु वाज अकाउंटेबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द टैक्स। क्लियर? राज्य की आय का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? जो राज्य की आय की देखरेख करता था उसको क्या बोलते थे? समाहर्ता। सन्निधाता मतलब हेड ऑफ द ट्रेजरी। ट्रेजरी समझ में आ रही है? राजकोष, अब राजकोष अलग चीज है ना। कोषाध्यक्ष ले लो आज का, कोषाध्यक्ष, राजकोष या कोषाध्यक्ष, जो जिसकी निगरानी में पूरा जो है, ठीक है, संचित निधि में धन आता था जाता था, वो क्या कहलाता था? सन्निधाता। विदेश विभाग को भी ये संभालता था। विदेशों से धन कितना आएगा जाएगा, ये सब निगरानी कौन करता था? सन्निधाता। सन्नी माने विदेश, सन्नी माने ट्रेजरी। राज्य की आय, राजकीय आय, राज्य की आय, समझ रहे हो ना? और विदेशों से मामला संभालता था कौन? जो है सन्निधाता। दोनों पूछा गया है। आगे देखो, व्यवहारिक, व्यवहारिक को भी याद रखना है। क्या था व्यवहारिक?
एक न्यायालय था। क्या था? न्यायालय। कौन सी न्यायालय? एनीवन? हाँ, दीवानी। इस न्यायालय को धर्मस्थ न्यायालय भी कहते थे। क्या कहते थे? दीवान का धर्म है कि उसे व्यवहारिक होना चाहिए। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थ न्यायालय कहते थे। दो प्रकार के न्यायालय थे, याद रखना। तो एक थे दीवानी और एक था फौजदारी। फौजदारी आज की तरह, ये सिविल कोर्ट, ये सेशन कोर्ट। दीवानी न्यायालय में वाद विवाद, जमीन जायदाद संबंधी मामलों की सुनवाई होती थी। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थ न्यायालय कहते थे, उसके हेड को व्यवहारिक कहते थे। ठीक। और जो फौजदारी न्यायालय था, इसको कंटक शोधन, क्या कहते थे? कंटक शोधन न्यायालय बोलते थे। कंटक शोधन, समझ में आ रही? कंटक शोधन न्यायालय। इसको प्रदेष्टा कहते थे। क्या कहते थे? प्रदेष्टा। प्रदेश में फौज। कैसे याद रखोगे? पूछा गया प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, 18 को नहीं रटना है अभी। दीवानी न्यायालय कैसे याद रखोगे? दीवान का धर्म है कि उसको व्यवहारिक होना चाहिए, दीवान जी को। धर्म से धर्मस्थ न्यायालय, व्यवहारिक से व्यवहारिक। और फौज में बोला हूं कांटा बहुत है, आर्मी में चल दिए तो कांटे ही कांटे। यूं तो राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं। और लेकर दर्द जमाने का बस सीजीपीएससी वाले एस्पिरेंट चलते हैं। क्लियर? कांटा आ गया, कांटा लगा नहीं, ख्याल रख। फौज में कांटा बहुत है। फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन क्या कहलाता था? प्रदेष्टा। पूछा गया है दोनों, व्यवहारिक और प्रदेष्टा। धर्मस्थ याद रखना, कथन में देगा। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। देखिए, इसमें 4 बता दिया। समाहर्ता, सन्निधाता। समाहर्ता, समाहर्ता मतलब राज्य की आय का प्रमुख। द ऑफिसर हु वाज अकाउंटेबल फॉर द टैक्स, क्लियर, इन द स्टेट was called Samaharta. Sannidata was the officer who was the accountable for all the tax, clear, came from abroad, clear, and head of the treasury also. ठीक है? राजकोष मतलब वो ट्रेजरी का भी हेड था सन्निधाता। दीवानी न्यायालय का प्रमुख क्या कहलाता? दीवानी क्या बोलते थे? धर्मस्थ न्यायालय, उसका हेड क्या कहलाता था? व्यवहारिक। व्यवहारिक। जबकि फौजदारी न्यायालय क्या बोलते थे? कंटक। फौज में कांटा, फौज में कांटा है ही है, हर आदमी नहीं जा सकता। और उसका प्रमुख क्या था? प्रदेष्टा। तो प्रदेश में फौज, फौज में कांटा। कनेक्ट करके रखना, हमेशा क्वेश्चन बनेगा। और नगर न्यायाधीश, जिसको जनपद न्यायाधीश बोलते थे, जनपद, ये भी पूछा गया है। जनपद या नगर न्यायाधीश को रज्जुक कहते थे, ये भी पूछा है। रज्जुक मिलेगा अनसॉल्व्ड में। नगर या जनपद न्यायाधीश को क्या कहते थे? रज्जुक। ठीक है? नगर का राजू, जनपद राजू। नगर का राजू, जनपद राजू, याद रखना। इसको भी पूछा गया प्रश्न है। फौजदारी न्यायालय में जो बोला हूं उसका विषय क्या था? मारपीट, लूट, हत्या, डकैती, चोरी। फौजदारी मतलब सेशन कोड, आपराधिक न्यायालय, सेशन। व्यवहारिक न्यायालय माने सिविल, जमीन जायदाद का मामला, वो सिविल कोर्ट कहलाता है। इज दैट क्लियर? इतना जरूर याद रखना, 18 में ये पूछा गया है। बाकी बहुत सारे अधिकारी हैं। द्वारिक था, नगर निरीक्षक को क्या बोलते थे? द्वारिक। क्या बोलते थे? द्वार पर, नगर के द्वार पर द्वारिक। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? सुने हो? दुर्गपाल, किले की रक्षा करने वाला अधिकारी क्या कहलाता? दुर्गपाल। अंतःपाल, पाल से नगर की सीमा के अंदर, बाउंड्री के अंदर जो अधिकारी होता था उसको अंतःपाल, अंदर। दुर्ग माने दुर्ग की रक्षा करने वाला, किला का। अंतःपाल माने नगर के अंदर की रक्षा करने वाला अधिकारी, अंतःपाल। क्लियर? पुरपाल, कौन सा पाल? पुरपाल। नगर निरीक्षक, टाउन इंस्पेक्टर समझ लो, नगर निरीक्षक को पुरपाल कहते थे। समझ में आ रहा है ना? 18 प्रकार के तीर्थ में से बता रहा हूं। पुरोहित नहीं याद रखना है। धर्म विभाग का प्रमुख पुरोहित कहलाता था। प्रधानमंत्री जो चाणक्य थे, राजा का प्रमुख था, उन्हीं की सहायता से सब कुछ कार्य करते थे। इज दैट क्लियर? क्लियर? उसके बाद अध्यक्ष। कुछ अध्यक्ष देखिए जो पूछता है। 27 अध्यक्ष थे। कितने अध्यक्ष थे?
27 अध्यक्ष, इसमें सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष से क्वेश्चन देखो। पहले तो आप इसको याद रखना, सीता, राज्य की आय को क्या कहते थे? सीता। समझ में? कृषि से प्राप्त आय क्या था? एग्रीकल्चर से जो इनकम प्राप्त होता था ना, उसको सीता बोलते थे। लिख लेना, सीता पूछा गया है। कृषि से प्राप्त आय को सीता, जिस पर कृषि कार्य किया जाता था उसको सीता भूमि, क्रॉपलैंड। समझ में आ रही है? द इनकम गॉट आफ्टर फार्मिंग इज was called सीता। द लैंड वेयर ऑल द पीपल कल्टिवेट was called सीता भूमि, कृषि भूमि। सीताध्यक्ष वह अधिकारी था जो कृषि कर वसूलता था। कौन सा कर? कृषि कर वसूलने वाला अधिकारी। द ऑफिसर हु वाज अकाउंटेबल टू कलेक्ट द टैक्स रिफर्स टू द एग्रीकल्चर फार्मिंग वाज कॉल्ड सीताध्यक्ष। 3 शब्द हैं इसमें। सीता माने राज्य की आय, कृषि से प्राप्त। सीता भूमि माने जिस पर कृषि कार्य किया जाता था। और सीताध्यक्ष वह अधिकारी था जो कृषि कर वसूलता था। क्लियर? सीताध्यक्ष से 3 प्रश्न। आगे बढ़ूं? उसके बाद मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का प्रमुख। उस समय पासपोर्ट बाहर जाने के लिए पासपोर्ट विभाग का प्रमुख मुद्राध्यक्ष कहलाता था। पणाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का प्रमुख, हेड ऑफ द कॉमर्स। वाणिज्य विभाग का प्रमुख जो है पणाध्यक्ष कहलाता था। पणाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष। समझ में आ रही? एक और याद रखना, अक्षत पटलाध्यक्ष। अक्षत पटलाध्यक्ष राज्य की वार्षिक आय, वार्षिक आय का एनुअल इनकम का हिसाब करने वाला अधिकारी। समझ में आ रही? अक्षत पटलाध्यक्ष मतलब आज का कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उस समय अक्षत पटलाध्यक्ष कहलाता था। अक्षत पटला, कैग मतलब 148 आज का, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उस समय अक्षत पटलाध्यक्ष कहलाता था। राज्य की आय का, आय व्यय का निगरानी करता, औसत जो है ऑडिट करता था ये। समझ में आ रही? और दिन प्रतिदिन जो करता था उसको आवर्तक, समावर्तक ऐसा बोलते थे। जो दिन दिन का करता था, दिन प्रतिदिन का करता था उसको आवर्तक, महीने का करता था उसको समावर्तक, और लेकिन वर्ष का करता था उसको क्या बोलते थे? अक्षत पटलाध्यक्ष। नहीं कर पाएंगे मान लो सबको, तो इतना तो कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, छोड़ना यार, प्राचीन भारत से नहीं आता, वो आ जाएगा। तो ये आपके मन में समझ में आ रहे प्रश्न कभी भी आ सकता है जो मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, एक को छोड़कर अगर दूसरे से हो जाता तो इंसान 4 विषय को पढ़ता ही नहीं, अकेले छत्तीसगढ़ डिसाइड कर देगा। 45 बना दो ना, एम आई राइट? लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, नहीं होगा। ऐसा रहता तो सारे एस्पिरेंट्स को मैं खुद बोलता कि मैं सीजी बस पढ़ा रहा हूं, 45 बना दो और 10 करंट में 5 बना दो, अब मत पढ़ो किसी को। ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। याद रखना, आप सब लोग विशेष रूप से याद रखें, आप छत्तीसगढ़ को 25 से 30 ही बना पाओगे, कितना भी कठिन है। यही है औसत। 4 से 5 किसी का क्या बनेगा? संविधान। 3 से 4 बनेगा हिस्ट्री, औसत बता रहा हूं। 5 से 6 बनेगा करंट अफेयर्स। 2 प्रश्न बनेगा साइंस। ऐसा करके कोई भी एस्पिरेंट्स 55 में पहुंचता है, 50-55। वो भी अगर इसमें माइनस मार्किंग गया तो सीधा 35, 35, किसी का 40, किसी का 42, किसी का जो है 50 में रुक जाता है बाउंड्री में। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो आप किसी विषय को लेकर कि ये मेरा बहुत अच्छा है, हाँ तो इसको मैं छोड़ के दूसरा तैयारी करता हूं, उसी को ज्यादा पढ़ो। क्लियर? जो ज्यादा जो पढ़ा हुआ है ना उसको बार बार घिसो ताकि उसका प्रश्न तो कम से कम गलत मत हो। नहीं जानते हो इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो इकोनॉमिक्स किसी का कमजोर है, इकोनॉमिक्स से 2 प्रश्न कैलकुलेट करके रखो, 6 आएगा 2 बनाऊंगा। संविधान कितना भी पढ़िए आप, कितना भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल अगर आ रहे तो बनेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं बनेगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत तरीके से हिस्ट्री पढ़े हो आप तो 100% 10 में 8 बनेगा, और जो नहीं पढ़ा है, इसी प्रकार से जो नेग्लेक्ट कर रहा है एंशिएंट को, कोई मिडाइवल नहीं आता, मॉडर्न बस पढ़, बर्बाद।
समझे? इसलिए मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि किसी को मत पढ़ो, हाँ, लेकिन जो अब बता रहा हूं उसको जरूर पढ़ो, इस पर फोकस रहना, ठीक है? करंट अफेयर्स एक ऐसा एरिया है मित्रों कि करंट अफेयर से 100 में 100 क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, जबकि लोग उससे भागते हैं, अंतिम दिन पढ़ते हैं। उसकी भी तैयारी हम कराएंगे 3-4 दिन, उससे बाहर नहीं जाएगा, विश्वास करिए। चलिए चलें आगे, आगे बढ़ूं। तो अक्षत पटलाध्यक्ष, वार्षिक आय व्यय का हिसाब करने वाला अधिकारी क्या कहलाता? अक्षत पटलाध्यक्ष। पणाध्यक्ष बोला हूं, पणाध्यक्ष। वाणिज्य विभाग का प्रमुख पणाध्यक्ष, ठीक है? मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का प्रमुख उस समय मुद्राध्यक्ष होगा कि नहीं? सुराध्यक्ष, इससे स्पष्ट है, सुर लगा लो। आबकारी विभाग, सुरा माने शराब, आबकारी विभाग का प्रमुख सुराध्यक्ष कहलाता था, सुराध्यक्ष। सुर से पकड़ लो, सुरा। सुरा सुंदरियों की नगरी बोलते हैं फ्रांस को, फैशन नगरी। सुरा और सुंदरियों की नगरी, फैशन नगरी, फ्रांस है आज, समझ में? गणिकाध्यक्ष, कौन सा अध्यक्ष? गणिकाध्यक्ष, यह भी स्पष्ट है। वेश्यावृत्ति प्रचलन में था मौर्य काल में, समझ में आ रही कि नहीं? अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा है इसी के मामले में, आर्टिकल 21 को चैलेंज किया गया इनके द्वारा, और कहा गया है कि सरकार हमको अगर जॉब नहीं दे सकती तो हम जो है वेश्यावृत्ति क्यों ना करें। अब कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप नहीं कर सकते तो जॉब दो। इज दैट क्लियर? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को चैलेंज किया गया है, याद रखना। उस समय था, राज्य सरकार ने इसको संरक्षण दिया था, नगर से बाहर होता था ये, समझ में आ रही कि नहीं? और इसके हेड को क्या बोलते थे? गणित। देखे वो बजरंगी भाईजान में वो गणिकाध्यक्ष को दिखाया गया, वो महिला लेडी वही गणिकाध्यक्ष थी, हेड ऑफ द दिस डिपार्टमेंट। क्लियर? चलें आगे। गणिकाध्यक्ष। गवाध्यक्ष, गवा माने गाय। पशु विभाग, कौन सा विभाग? पशु विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? नाम से पकड़ो, जो सरल है उसको बता ही रहा हूं। गौ माने गाय, सुरा माने शराब, समझ में आ रही कि नहीं? गणिकाध्यक्ष माने वैश्यावृत्ति, पण माने पणाध्यक्ष माने वाणिज्य, एक एक शब्द को पढ़ो। मुद्रा माने पासपोर्ट, पासपोर्ट बनाने के लिए मुद्रा चाहिए, क्या चाहिए? नवाध्यक्ष, ये भी एकदम सरल है। नवाध्यक्ष, नौसेना विभाग का प्रमुख, जल सेना विभाग का क्या कहलाता था? नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष, ठीक है। मानाध्यक्ष, मानाध्यक्ष जो दूरी डिसाइड करता था, पैमाना, किसी भी जैसे डिस्टेंस को डिसाइड करने वाला अधिकारी, कितना दूरी कितने बराबर कितना रहेगा, मानाध्यक्ष। कौन सा अध्यक्ष? मानाध्यक्ष। समझ में आ रही कि नहीं? याद रहेगा, इतना कर लोगे, शब्दों को बस पकड़ना। शीताध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट, शीताध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रतिष्ठा मोस्ट इंपॉर्टेंट, धर्मस्थ न्यायालय मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? देखो, आय मौर्य काल में, इनकम, इनकम का दो स्रोत। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 1/6 बताया। किसने बताया? राज्य की कुल आय कितनी थी कौटिल्य के अनुसार? अर्थशास्त्र में 1/6, मैगस्थनीज ने कहा 1/4, इंडिका में 1/4 बताया है, 25%। और इसमें कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितना बताया है? टोटल टैक्स कितना था? 1/6। भू राजस्व की दर, कौन सा दर? भू राजस्व की दर कितनी थी कौटिल्य के अनुसार? 1/6 पूछा गया। मैगस्थनीज के इंडिका में कितना बताया गया है? 1/4, 25% था, ज्यादा बताया। ठीक है, क्लियर? याद रहेगा। टैक्स, ठीक है, राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? टैक्स था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 1/6 बताया, मैगस्थनीज ने 1/4 बताया। 6 प्रकार के टैक्स चलते थे। कितने प्रकार के? 6 प्रकार। समझ में आ रही है? 6 प्रकार के टैक्स, पढ़ना उसको। उसमें मिलेगा परिहारिक, क्या मिलेगा? कर मुक्त ग्राम परिहारिक थे, सुने हो? नगद जो देते थे वो हिरण्य कहलाते थे, सुने हो? पढ़ना उसको। परिहारिक थे, हिरण्य थे, विष्टि थे, कर प्रतिकर था, कुप्य था, विष्टि था, पढ़ना इसको।
6 प्रकार के टैक्स चलते थे। कितने प्रकार के? 6। 1/4 1/6 को नहीं भूलना है। समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो आगे, मुद्रा। मुद्रा को भी पूछ सकता है यहां पर। समझ में आ रही है कि नहीं? देखो, चांदी का सिक्का चांदी का पर्ण कहलाता था, पर्ण। तांबे का सिक्का तांबे का बड़ा सिक्का कहलाता था भासक, भासक। छोटा सिक्का कहलाता था कांकनी, कांकनी। छोटा कंगन बड़ा भासा, तांबे का बड़ा आभास हुआ, भासक। छोटा सिक्का कांकनी कहलाता था, कांकनी, कांकनी। मुद्रा, मुद्रा का परीक्षण करने वाला अधिकारी, यह भी पूछा गया है। रूपदर्शक, क्या कहलाता था? रूपदर्शक। मुद्रा का रूप देखो, मुद्रा का रूप देखो। समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, ठीक है। मुद्रा का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक, चांदी के सिक्के को पर्ण, तांबे के बड़े सिक्के को भासक, छोटा कांकनी। स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण सिक्का को कभी कई स्थानों पर करसापण कहा गया है। करसापण जो मिश्रित था, कोई काशा पर करसापण, ये शब्द भी मिलेगा, करसापण। मौर्य काल के सिक्के, मौर्य काल के सिक्के, रूपदर्शक, रूप, ये याद रखना। टैक्स में 1/6 1/4 याद रखना। जो वेश्यावृत्ति बोला हूं, तो वेश्यावृत्ति करने वाली, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहते थे। ये भी शब्द पूछा गया है, रूपा जीवा। समझ में आ रहे? The women who were free to do that type of work was फेमस एज अ रूपा जीवा। अपने रूप के आधार पर जीविका चलाने वाली महिला रूपा जीवा, ऐसा उसमें आंसर है उसी में, रूप के आधार पर जीव चलाना। क्लियर? रूपा जीवा याद रहेगा। रूपा जीवा मत भूलना। कुछ अध्यक्ष बताया हूं, कुछ जो है तीर्थ बताया हूं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का पेमेंट जो है 12,000 पौंड, कितना था? 12,000 पौंड माने चांदी का सिक्का, वार्षिक एनुअल माने प्रति महीने 1,000 पौंड। और जो तीर्थ थे उनका 48,000 पौंड। तीर्थ माने कैबिनेट, 12 चौक 48 माने 4,000 पौंड मंथली। क्लियर? वेतन 4,000 पौंड माने 48,000 पौंड किसका था? तीर्थों का वेतन। उच्च अधिकारी थे लोग, सेकेंड क्लास के नीचे जाते थे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलोगे तो अध्यक्ष थे, किसी न किसी विभाग के अधीन थे। उनका 1,000 पौंड माने एनुअल कितना था? 12,000, 12 महीने में 12,000। क्लियर? याद रहेगा। मौर्यकाल, क्या देख रहे हैं? मौर्यकाल। प्रशासन कैसा था? केंद्रीकृत। इसमें परीक्षण किया जाता था, इसको भी याद रखना, पूछा गया है। अधिकारियों की नियुक्ति के पहले कुछ परीक्षण होता था। पहला, उपधा परीक्षण। खासकर प्रधानमंत्री और पुरोहित के चरित्र की जांच होती थी, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? पुलिस वेरिफिकेशन। कहीं भी जाओगे तो पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म देगा तुमको ज्वाइनिंग के पहले, जाओ करा कर। वही तो उपधा परीक्षण है, तुम्हारा चरित्र कैसा है। 302 तो नहीं लगा है, 377 तो नहीं लगा है, 334 तो नहीं लगा है। क्लियर? 390 तो नहीं लगा है, लूटे तो नहीं हो, हत्या तो नहीं की हो। समझ में आ रही कि नहीं? उपधा परीक्षण, चरित्र की जांच को क्या बोलते थे? उपधा परीक्षण। दूसरा परीक्षण धर्मोपधा। खासकर पुरोहित वर्ग, धर्म विभाग, धर्म की जांच होती थी। जैसे अभी राम मंदिर में कितने हजार पुरोहितों में से एक पुरोहित चुना गया है, चुना गया जो पूजा करेगा, युवा, उसका नाम अभी चर्चा में आया है, देखे हो कहीं पर? अयोध्या के श्री राम मंदिर में मुख्य पुरोहित का चुनाव पूरे देश भर के पंडितों में से किया गया। वही तो धर्मोपधा परीक्षण है, कि तुमको धर्म की कितनी जानकारी है। देखते हैं, आइए। उपधा माने चरित्र की जांच, धर्मोपधा माने ज्ञान पुराण वेद की जांच। ये परीक्षण मौर्य काल में होता था। उपधा परीक्षण का संबंध किसे है? मौर्य काल से, भूलना मत। धर्मोपधा, धर्मोपधा। समझ में आ रही? चरित्र में केवल
वो वाला चरित्र नहीं है जो एकदम पतन की ओर ले जाता है। चरित्र में ईमानदारी भी है, ऑनेस्ट कितना है, समर्पित कितना है, क्लियर क्लियर, याद रहेगा। परीक्षण, रूपदर्शक कौन था? मुद्रा का परीक्षण करने वाला अधिकारी। चांदी के सिक्के को पढ़, सोने के सिक्के को करसापड़, तांबे के बड़े सिक्के को भाषक, छोटा कंकन कांकनी, कांकनी कांकनी। प्रशासन कैसा था? केंद्रीकृत, केंद्रीकृत। न्यायालय कितने थे? बेसिक 2, दीवानी और फौजदारी। समझ में आ रहे? खास बार मौर्य काल में नगर प्रशासन जो था, कोई भी प्रशासन, नगर प्रशासन हो चाहे सैन्य प्रशासन हो, समझ रहे हो, ये 30 सदस्यों की, 30 सदस्य की समिति करती थी। और इसमें कितनी समितियां हुआ करती थी? 5। एक एक समिति में, समझ में आ रहे, 6-6 सदस्य थे। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। नगर प्रशासन हो चाहे सैन्य प्रशासन हो, समझ में आ रही? सैन्य प्रशासन में भी तुम जानते हो कि सबसे ज्यादा सेना जो है मौर्य काल में थी, घनानंद से ट्रांसफर हुआ था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। याद रखना, उसको सामान्य रूप से पढ़ना, जो क्वेश्चन आता है उसको मैं बता रहा हूं। मौर्यकालीन प्रशासन, कौन सा प्रशासन? मौर्यकालीन प्रशासन, ठीक है, याद रहेगा। आयात निर्यात होता था, अरबियन कंट्री से बहुत सारी चीजों का आयात निर्यात होता था। फारस की खाड़ी से होता था, अरबियन कंट्री से होता था। वह चीज जो है विदेशों को भेजा जाता था जो यहाँ ज्यादा उत्पादित होते, जैसे हाथी दांत, कौन सा? घोड़ा का आयात होता था, मोती का आयात होता था, चमड़े का इंपोर्ट होता था। मोचम घोड़ा करके बताया था, मोचम घोड़ा, मो से मोती, च से चमड़ा और घोड़ा से घोड़ा। जबकि यहां से डाई, रंग वंग, लकड़ियां, रंग, हाथी के दांत को क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। उस समय मलमल कपड़ा के लिए बंग प्रदेश चर्चा में था। बंग, पुंडरू बोलते थे। रेशम कपड़ा कहां से मंगाते थे? चाइना से, रेशम मार्ग, सिल्क रूट, नाथुला पास। और रोम को आयात करते थे। किसको? रोम को। उत्तर भारत में काशी बनारस जो है वही साड़ी, रेशमी साड़ी के लिए फेमस था, बनारसी साड़ी था उस समय भी, मौर्य काल में। कहां? मौर्य काल। तो आयात निर्यात भी हुआ करता था मौर्य काल में, याद रखना, ठीक है। उसी का पासपोर्ट विभाग बना हुआ था। क्या बना था? उसको मुद्राध्यक्ष बोलते थे। क्या कहते थे? मुद्राध्यक्ष, याद रहेगा। और जो अधिकारी मार्ग का निर्धारण करता था, उसमें लिख लेना एग्रोमोनोई। क्या बोलते थे? एग्रोमोनोई। वह अधिकारी था जो व्यापार के लिए मार्ग का निर्धारण करता था। किस मार्ग से जाओगे? मार्ग का निर्धारण या विस्तार करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? एग्रोमोनोई। एग्रोमोनोई, क्या? ठीक है, एकदम सार को निकाल रहा हूं ना, नहीं तो मौर्यकालीन प्रशासन ही मैं 3 दिन पढ़ाता हूं, ख्याल रखना, ठीक। मेरा नोट्स को देख लेना, आप जो बनवाया हूं उसको पढ़ने के बाद ये पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। मौर्यकालीन प्रशासन। अब देखो, प्रशासन में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन 4 भाग में बटा था। कितने भाग में? 4। जबकि माने 4 राजधानी थी इसकी। इसकी राजधानी 5 थी। कितनी थी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट। देखो, इसकी राजधानी उत्तर में उत्तरापथ थी। उत्तरापथ। मौर्यकालीन प्रशासन बोला रहा हूं, कहां कहां फैला? उत्तरापथ माने तक्षशिला जिसकी राजधानी थी, गांधार। दक्षिण में सुवर्णगिरी था, सुवर्णगिरी। दक्षिण में सुवर्णगिरी, कर्नाटक। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन, समझ में आ रही? केंद्रीकरण की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के समय से हुई, राजनीतिक एकीकरण। कि उत्तर में राजधानी तक्षशिला तक फैला था। कहां तक? अच्छा चलो मैप से बता देता हूं क्या दिक्कत है। ये देखो, तक्षशिला ये उत्तर में, तक्षशिला अटक से लेकर कटक बोला था ना। और दक्षिण में स्वर्णगिरी, कहां तक? स्वर्णगिरी, कर्नाटक। पूर्व में पाटलिपुत्र, पटना। समझ में आ रही नहीं? अब पश्चिम में
अवंतिका, ये उज्जैन, अवंतिका उज्जैन, ये था क्षेत्र। 15 लाख वर्ग किलोमीटर में मौर्यकालीन प्रशासन फैला था उस समय। ऐसा कोई राजा नहीं हुआ आज के डेट में आजादी के बाद जिसने भारत के साम्राज्य को कटक से लेकर अटक तक पहुंचाया हो। कहां था? अफगानिस्तान को जीतोगा बताओ मेरे को, गलती से भी हिम्मत नहीं कर सकता। अब गाजा पट्टी हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे अफगानिस्तान, समझ में आ रही? भारत नहीं कर सकता। उस समय ऐसा राजा हुआ हमारे देश में जिसने भारत को जो है फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा दिया। समझ में आ रहा है? कटक से लेकर अटक माने अफगानिस्तान तक पहुंचाया। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, राजधानी गांधार महाजनपद। दक्षिण में क्या था? स्वर्णगिरी, याद रखना कथन में देगा। पूर्व में पाटलिपुत्र, पश्चिम में उज्जैन अवंतिका। अशोक ने इसी में 5वीं राजधानी जोड़ा, कलिंग। कलिंग को, जिसकी राजधानी क्या थी? तोसली। क्या थी? क्या थी? तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। 5वां, प्रशासन की दृष्टि से पूर्वी क्षेत्र बड़ा हो गया था, तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उसको 2 भाग में कलिंग युद्ध के बाद बांट दिया। किसने? अशोक ने। 5वां प्रांत बनाया अशोक ने, कलिंग की राजधानी तोसली। बाकी चारों एक सेम थे। प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण किया, शुरुआत किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, राजनीतिक एकीकरण किया और एकीकरण को एकदम स्ट्रॉन्ग किया। किसने? अशोक। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट बने। कौन? अशोक। क्लियर? 4 और 5 का अंतर याद रखना। इज दैट क्लियर? उसके बाद अब देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रशासन के अतिरिक्त, अभिलेख, शिलालेख। अभिलेख या शिलालेख, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ट्रिपल स्टार आते ही हैं। अभिलेख या शिलालेख से प्रश्न देखो, मौर्य काल से ही ना। इसको बोलते हैं एडिक्ट्स इंग्लिश में, एडिक्ट्स। अब देखो 3 प्रकार शिलालेख। भारत में अभिलेख परंपरा की शुरुआत अशोक ने किया। पत्थर पर लिखने वाला परंपरा जो है किसने शुरू किया? अशोक। कहां से प्रेरित होकर किया? ईरान से। ईरान में किससे प्रेरित होकर किया है? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम माने डारे बाहु, डारे बाहु या दारे बाहु। ईरानियों से प्रेरित होकर अशोक ने क्या किया? भारत में अभिलेख परंपरा की शुरुआत किया। किसने किया? अशोक ने। इज दैट क्लियर? डेरियस प्रथम। बोलो, भारत में अभिलेख परंपरा की शुरुआत किसने किया है? अशोक ने। पूछा गया प्रश्न, डेरियस प्रथम को ही दारे बाहु, इन्हीं को क्या बोलते हैं? दारे बाहु, दारे बाहु, ईरानी शासक। क्लियर? आगे बढ़ूं। अब देखो अशोक के शिलालेख, ये फेवरेट प्रश्न है। शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टिफेंथलर, किसने किया है? टिफेंथलर। एकदम फेवरेट प्रश्न है, बेसिक। टिफेंथलर स्टार। 1750 ईस्वी में इनके शिलालेखों को खोजा है। किसने? टिफेंथलर ने। पढ़ने में सफलता, फेवरेट प्रश्न, पढ़ने में सफलता अर्जित किया जेम्स प्रिंसेप। नाम सुने हो? जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईयर भी पूछता है, ईस्वी। जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप महोदय ने शिलालेखों को पढ़ने में सफलता अर्जित की। दोनों सन को याद रखना, 1750, 1837। टिफेंथलर, जेम्स प्रिंसेप। एकदम बेसिक फेवरेट क्वेश्चन, इसको अवश्य याद रखें। शिलालेख परंपरा की शुरुआत किसने किया? अशोक ने। किससे प्रेरित होकर किया? ईरानियों से। कौन था शासक? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम। इज दैट क्लियर? टिफेंथलर 1750 पहला खोजने वाला व्यक्ति था। पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप 1837। अशोक के शिलालेख 3 भाग में बटे हुए हैं। कितने भाग में? 3। वृहद, मध्यम या लघु और स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, वृहद माने लार्ज, स्मॉल और पिलर। ये पिलर एडिक्ट्स हैं, ये स्मॉल एडिक्ट्स हैं, ये लार्जर एडिक्ट्स। लार्जर मतलब ये ऐसे एकदम बड़े, मीडियम लघु माने छोटे, और पिलर मतलब ये खंभे पर। इसको चौड़ा बना सकते हो ऐसा पत्थर पर।
इस पत्थर को जो लिखे जाते थे वृहद में, इस पत्थर को क्या बोलते थे? एकाश्म पत्थर। क्या बोलते थे? एकाश्म। एक ही अश्म, कहीं पर से ब्रेक नहीं था ये, और इसी में लिखा जाता था। वही छीनी हथौड़ी से, कागज पेन तो था नहीं। कागज का आविष्कार बाद में हुआ चाइना में। वृहद शिलालेख कितने थे? नंबर ऑफ लार्जर एडिक्ट्स कितने थे? 14। ये कितने थे? 13। ये कितने थे? 7। इसको स्टेटमेंट में देगा संख्या। अरे नहीं पढ़े हैं यार, गए। 14 लगाओ कि 13 लगाओ कि 7 लगाओ? कहा थे होगा, ये जो होगा उसको भी बता रहा हूं, अब जानोगे तो सबसे सरल। ठीक है, हाँ। 14 का आधा 7। बड़े कितने थे? 14। स्मॉलर कितने थे? 13। और पिलर कितने थे खंभे के रूप में? 7। इसमें से कुछ शिलालेख मैं बता रहा हूं, उसको पूछता ही है। ठीक है, वृहद शिलालेख समझ में आ रही? 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं भारत में। 8 प्लस। ठीक है, चलो मैपिंग। इसमें बताते हैं। देखिए, वृहद शिलालेख, यहां से क्वेश्चन है, इसको याद रखना ही है ना। कभी भी 4 शिलालेख देके मैच द फॉलोइंग दे सकता है। सबसे पहले यहां थे पाकिस्तान में 2, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान, बस याद रखना। 2 पाकिस्तान। मान के लिए साहब ने सेहरा सजाया पाकिस्तान में। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान, मतलब पेशावर के पास। क्लियर? उसके बाद जैसे इंटर करोगे यहां पर, ठीक है, तो शिलालेख को अब देखते जाओ। केवल नाम याद रखना और स्थान याद रखना। नाम और स्थान। जयपुर, भबरूगढ़। जयपुर में क्या था? भबरूगढ़। भबरूगढ़ शिलालेख राजा के प्रशासनिक व्यवस्था को दिखाया गया है इसमें, सम्राट के। भबरूगढ़ जयपुर, बोलो भबरूगढ़ जयपुर। महाराष्ट्र में था सोपारा, नहीं बता रहा हूं, उसको अलग से बताऊंगा ना, मैं तो बता चुका हूं। मास्की गुर्जा और पानगुड्डया। सोपारा महाराष्ट्र का सोप, फैशन नगरी, सोप साबुन, समझ में आ रहा है? महाराष्ट्र का सोप, सोपारा महाराष्ट्र। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का कर्नाटक का मास्की, सुने हो? ये आ गया मास्की। मध्य प्रदेश का गुर्जरा और पानगुड्डया, कौन सा? पानगुड्डया। मास्की, गुर्जरा और पानगुड्डया से ही अशोक का नाम देवनाम प्रियम मिला है। पूछा गया प्रश्न। मास्की माने रायचूर जिला कर्नाटक, गुर्जरा दतिया, समझ में आ रही कि नहीं? और पानगुड्डया वहीं पर है सागर के पास। क्लियर? तो मास्की कर्नाटक, कर्नाटक में मास्क पहनना जरूरी है अभी, समझ में? वेरिएंट आया हुआ है मास्क कर्नाटक का। गुड्डू पान खा के गुजर गया मध्य प्रदेश में। क्लियर? तीनों में अशोक का नाम क्या मिला? देवनाम प्रियम। देवनाम प्रियम। आंध्र प्रदेश का एर्रागुड़ी, आंध्र प्रदेश का एर्रागुड़ी, नाम ही तेलुगु है, एर्रा बेर्रा टाइप। हंसे हो माने छत्तीसगढ़ी से परिचित हो, कुछ बोला हूं मैं उसको समझे हो। बहुत सुंदर बकती है महिलाएं गांव की, अति सुंदर। आह, ऐसा गांव में जाओ थोड़ा आनंद ले लो। एर्रा में याद आ रहा होगा शब्द, बोल नहीं सकता ज्यादा, ऑनलाइन हूं। एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश, एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में धौली, धौली जौगढ़,
धौली शिलालेख और जौगढ़। देखो इसको मजाक में मत लेना भाई, एक्स्ट्रा टाइम देकर रिवाइज करा रहे हैं माने यहीं से आएगा। डियर फ्रेंड्स, प्लीज टेक ऑल द कंटेंट्स वेरी सीरियसली। क्लियर दिस सेशन। इस दिनों में आपको बहुत सीरियसली लेना है, एटलीस्ट ये अनुभव के नाम से निकाल रहा हूं इसको। बाकी तो पूरा पलटोगे तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा पता ही नहीं रहता स्टूडेंट को, वो पलटते रहता है, बाद में कंफ्यूज होता है। धौली जौगढ़ उड़ीसा, एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश, मास्की माने कर्नाटक का, मास्क महाराष्ट्र का, सोप सोपार, ठीक है, उत्तराखंड का कालसी, काल आया, केदारनाथ में बाढ़ आया, काल आया, कालसी उत्तराखंड, उत्तराखंड कालसी, काल उत्तराखंड, 16 जून 2013 केदारनाथ में बाढ़, 16 जून प्रलय, ठीक है। यूपी प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रशस्ति स्तंभ लेख है ये, स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट्स, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख सुने हो। अपनी पत्नी तीस रक्षिता के कहने पर कौशाम्बी से प्रयाग ले गया था अशोक, खुदवाया था तीस रक्षिता के, इसलिए तीस रक्षिता लिखवाया प्रयाग। वो तो समुद्रगुप्त का पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ेंगे आगे प्रयाग प्रशस्ति। यहां भी वो कहां से, कौशाम्बी के पास से कहां, प्रयाग में ले गया था उसको, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, क्लियर। चलूं आगे। अब देखो कानपुर, अभी खैर मौर्य काल का शिलालेख देखो, याद रखें। एक तो है नेपाल बॉर्डर यूपी में, ये है रुम्मीनदेई। कौन सा? रुम्मीनदेई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार। एकमात्र शिलालेख है वो भी स्तंभ लेख, समझ में आ रहे, जिसमें भू राजस्व की दर घटाने की बात की गई है, भू राजस्व रेवेन्यू को कम करने की बात की गई है, मिनिमम करने की। अशोक ने अपने राज्यारोहण के 19वें वर्ष में लुम्बिनी यात्रा किया था। कौन सी यात्रा? और वहां जाके जो है घोषणा कर दिया था कि आज से टैक्स आपका कम हो जाएगा कर, अकबर टाइप। रुम्मीनदेई अभिलेख में इस बात का वर्णन है कि भू राजस्व की दर घटाई गई थी। क्लियर? क्लियर? याद रहेगा कि नहीं? इसके बाद देखो, यह है हरियाणा, पंजाब, यह है दिल्ली, मेरठ, ये मेरठ, और यह है दिल्ली में टोपरा, ये भी पूछा गया है। मेरठ और टोपरा को का शिलालेख, मेरठ और टोपरा, मेरठ माने छोटी लता, टोपरा माने बड़ी लता बोलते हैं। ये भी स्तंभ लेख है, मेरठ और टोपरा का पिलर एडिक्ट्स, इसको भी पूछा गया। फिरोज शाह तुगलक इसी को उखाड़ के दिल्ली ले गया था, दिल्ली के पास था, मेरठ तो यूपी में है, और वहीं पर है टोपरा। क्या है? मेरठ और टोपरा के स्तंभ लेख को कौन उखाड़ कर दिल्ली ले गया था, पूछा गया प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक फेवरेट प्रश्न। जेम्स प्रिंसेप पूछा गया है, टिफेंथलर पूछा गया है, रुम्मीनदेई पूछा गया है, मास्की गुर्जराव पानगुड्डया पूछा, जो पूछा गया उसको बता रहा हूं, कौन कौन कहां है याद रखना। दूसरा, अकाल के दौरान दो शिलालेख मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसमें अकाल का वर्णन है। अकाल का वर्णन समझ में आ रही कि नहीं? एक है गोबरा जिला, एक गोरखपुर में है, एक कहां है? गोरखपुर, इसमें गोरखपुर, और एक है बांग्लादेश, गोबरा जिला बांग्लादेश, गोबरा बांग्लादेश। और महास्थान का शिलालेख मिला गोरखपुर में, और गोबरा जिला बांग्लादेश में मिला दूसरा। इन दोनों को विशेष रूप से याद रखना। कैसे याद रखो? इन दोनों में क्या मिला है? अकाल का वर्णन सूखे का, इसलिए पूछा गया इसको। महास्थान गोरखपुर, ठीक है, और गोबरा जिला बांग्लादेश में क्या मिला है? दो ठो शिलालेख दोनों करके, उसमें अकाल का वर्णन है सूखे का। इसी से बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल के नाम से जब लगा कि प्रजा सुखम राजा सुखम, प्रजा तुखम राजा दुखम, तो उसी के आधार पर क्या किया? श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से भद्रबाहु के संपर्क में आकर क्या किया? अपने प्राण का त्याग किया। ऐसे महान राजा थे चंद्रगुप्त। मेरे को नहीं लग रहा है कि दूसरा राजा हम पढ़ेंगे वैसा। क्लियर? ठीक है। इतिहास क्या करता है? इतिहास क्या है? वर्तमान का समसामयिक विश्लेषण, अतीत से प्रेरणा लेकर, अतीत से प्रेरित होकर वर्तमान का समसामयिक विश्लेषण करना ही इतिहास है। आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं?
इतिहास में घटने वाले जितने भी घटनाक्रम हैं उसका संबंध रिलेवेंट करना वर्तमान से, जो अच्छा हुआ है उसको फॉलो करना, जो बुरा हुआ उसको त्यागना, यही इतिहास है। समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर? इसलिए इतिहास पढ़ो नहीं, इतिहास बनाओ। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास बनाने वाले अलग होते हैं। इसलिए इतिहास बनाने की कोशिश करो कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा, एज वेल एज चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? चलें आगे। ये याद रखना। एक मिला है अभिलेख। अच्छा, अभिलेख की भाषा पूछता है। भाषा देखो, भाषा और लिपि। अभिलेख की जितनी भी लिपि थी, 3 लिपि, ये भी पूछा है ना। ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी, खरोष्टी और आर्मेइक। आर्मेइक, इसी को गांधार लिपि, इसी को यूनानी लिपि कहते थे, विदेशी लिपि। ब्राह्मी लिपि कौन सी लिपि? भारत में जो चलता था ब्राह्मी, पाकिस्तान में चलता था खरोष्टी, पाकिस्तान। भारत में ब्राह्मी लिपि, ब्रह्मा जी तो भारत में ही रहेंगे। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे हम आज देवनागरी लिपि, और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, उर्दू। बाएं से दाईं पूछा गया प्रश्न, ब्राह्मी लिपि जो हम लिखते हैं, लेफ्ट से राइट, और राइट से लेफ्ट उर्दू। खरोष्टी लिपि चलता था पाकिस्तान में। ब्राह्मी लिपि जितने भी अभिलेख मिले हैं सब ब्राह्मी में है। भारत मतलब अगर कभी भी कोई लिपि पूछा, जैसे मान लो दक्षिण भारत के मंदिर कौन सी शैली में है, कभी भी पूछेगा तो द्रविड़ शैली, बिना सोचे लगाता। भारत में जितने भी शिलालेख पाए गए कौन सी लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी, माने वो लेफ्ट से राइट ही लिखेंगे। पाकिस्तान में जो भी अभिलेख मिलेंगे वो खरोष्टी लिपि, राइट से लेफ्ट उर्दू। और आर्मेइक लिपि, गांधारी लिपि, यूनानी लिपि, ये क्या है? इसमें मिला है एक अभिलेख, सान ए कुना। क्या मिला है? ये पूछा गया प्रश्न है। सान ए कुना का अभिलेख कांधार के पास। किसके पास? कंधार विमान अपहरण हुआ था, ईरान बॉर्डर। सान ए कुना का अभिलेख मिश्रित लिपि है एक्चुअल में। क्या है ये सब? आपके में कब आएगा? जब आप बार बार उसमें डूबोगे। अब हम लोग संतृप्त विलियन बन गए हैं, इसलिए अब समझ में आ रही है कि नहीं पढ़ने पर भी याद आ जाता है, बस इतना ही है। तुम इसको भी पढ़ोगे, मुझे अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लगातार अभ्यास किया मैंने 20 साल तक। क्लियर? तो ब्राह्मी माने भारत बाएं से दाएं, खरोष्टी माने पाकिस्तान दाएं से बाएं। सान ए कुना का अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिश्रित में है, यूनानी विदेशी लिपि, याद रहे। ये तुम्हारा अभिलेख। उसके बाद शिलालेख का नंबर देखो। अब थोड़ा सा समझ में आ रही नहीं? शिलालेख का नंबर 1 विषय। शिलालेख नंबर 1 में पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा, क्रिटिसाइज किया गया। विषय पूछता है, 4 ठो शिलालेख देगा और विषय डालेगा। शिलालेख नंबर 1 में क्या किया गया है? पशु बलि की निंदा की गई है, लिखा गया है जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। शिलालेख नंबर 2, ठीक है, धम्म सार। क्या बताया गया है? धम्म का सार, धम्म सार, बोलो धम्म सार। शिलालेख नंबर 5, धम्म महामात्र, यह भी इंपॉर्टेंट है। धम्म महामात्र मतलब आचरण निरीक्षक, कैरेक्टर इंस्पेक्टर। समझ में? 5 ठो निरीक्षक करके याद रखना। 1 पशु 5 निरीक्षक, बोलो 1 पशु 5 निरीक्षक 2 सार। पकड़ते जाना ना। धम्म महामात्र, ऐसे व्यक्ति जो लोगों के आचरण पर निगरानी रखते थे उसको धम्म महामात्र बोलते थे। धम्म निरीक्षक, धम्म व्यवहार निरीक्षक। जैसे उसको मुगल काल में मुहतसिब कहा जाता था। मुगल काल में इन्हीं को क्या कहा जाता था? औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मुहतसिब की नियुक्ति किया था, जो लोगों के आचरण कैरेक्टर पर निगरानी रखता था। कोई बम रखने का प्लान तो नहीं कर रहा है। आज आतंकवादियों के लिए मुहतसिब नियुक्त किए गए, एनएसजी के कमांडो। आईएसआई जैसे पाकिस्तान के, हमारे यहां मुहतसिब कौन है? रॉ सुने हो? रॉ सुने हो? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग।
सीबीआई, रॉ, ठीक है, बहुत सारे संगठन बन गए। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, सीबीआई, रॉ, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। चलो, मुतसिब धम्म महामात्र 5। एक में पशु, बोलो, एक में पशु बलि, दो में सार, धम्म सार, माने धम्म सार के साथ धम्म की व्याख्या भी है, धम्म व्याख्या। 5 में निरीक्षक, 5 में 5 इंस्पेक्टर, धम्म महामात्र। 6 में कहा कि मैं 24 घंटे सेवा करूंगा, 24x7, 6 का संबंध 7 से। सम्राट अशोक ने इसमें कहा गया है कि इसके द्वारा कि मैं 24 घंटे प्रजा कल्याण के लिए उपस्थित रहूंगा, 24x7 न्यूज चैनल टाइप, लक्ष्मी मेडिकल टाइप, भले ही 12 बजे बंद कर देते हैं जबरन, 24 बात करते हैं। क्लियर? 6-7 का संबंध याद रखना। शिलालेख नंबर 9 में तीर्थ यात्रा, जन्म विवाह के अवसर पर, पार्टी विवाह पर जितने भी खर्च होते हैं उस पर प्रतिबंध भी लगाया, सुने हो? तीर्थ यात्रा, हाँ, इसमें तीर्थ यात्रा को 7वें में करो, 7वें में तीर्थ यात्रा, और 9वें में क्या किया? पार्टी विवाह समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया। 7वें में तीर्थ यात्रा की बात की गई है, 9वें में पार्टी समारोह जितने भी होते थे उसमें जो है जितने भी एक्स्ट्रा वेजेंट खर्च होता था उस पर प्रतिबंध लगाया। किसने? अशोक ने। मितव्ययी बन गया। क्या बन गया? मितव्ययी। और 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 कैसे याद रहेगा? धम्म विजय, बोलो, धम्म विजय कैसे याद रहेगा? विजयदशमी, याद हुआ? हमेशा याद रखना। विजयदशमी 10, 5 इंस्पेक्टर, 1 पशु, ठीक है, अलग से और लिख लो एक जगह। 2 और 7, इसमें धम्म की व्याख्या है। धम्म की क्या है? डिस्क्राइब किया गया है धम्म को 2-7 में। 10 में धम्म विजय, धम्म जो कम समय में कर सकते हैं उसी को बता रहा हूं। 1 पशु, 2-7 में व्याख्या, 5 में इंस्पेक्टर, 9 में विवाह समारोह, 7 में तीर्थ, 7 बार तीर्थ, 9 बार पार्टी, 10 में धम्म विजय, धम्म, और सबसे उसके बाद आगे 12 धम्मसार। एक्चुअल में धम्मसार यहां है, 12 सार, 12 सार, बोलो, धम्म का सार बताया है। और जो एकदम बेसिक क्वेश्चन जो 10 साल पहले लोग डिप्टी कलेक्टर बने हैं जिसको बनाकर 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध। अब बताओ भला, कलिंग युद्ध 13वां शिलालेख 261 BC। अब गारंटी नहीं है, एक तो शिलालेख करके जाओगे, चार्ट हो देगा और मैच द फॉलोइंग पूछेगा। एम आई राइट? क्लियर? 2 में चिकित्सा भी है, 2 में धम्म की व्याख्या भी है। चिकित्सा भी लिख लो। विषय एक नहीं है ना यार, किसी भी शिलालेख में एक से अधिक विषय है, लेकिन मैं बता रहा हूं 2-7 में धम्म का व्याख्या है और 2 में चिकित्सा भी है मानव की, निःशुल्क, माने 2 में हॉस्पिटल लिख लो, निःशुल्क चिकित्सा, मानव सेवा, 2 में सेवा है, मानव सेवा। और धीरे से जब ये याद हो जाए तो 13 शिलालेख में जो छूटा है उसको कर लेना। तो किसी 4 को देगा तो मैच द फॉलोइंग बन जाएगा, लेकिन नहीं तो इसको करना कम से कम कर लोगे। देखो, 1 में पशु, 5 में इंस्पेक्टर, 10 में विजयदशमी, 13 में कलिंग। चार्ट हो तो ऐसे याद हो जाएगा। 1, 5, 10, 13, बोलो, 1, 5, 10, 13। 1 ठो पशु, 5 ठो इंस्पेक्टर, 10 में विजयदशमी, 13 में कलिंग। 4 ऐसे याद हो गए। फिर 12 हो गए तो 12 सार, 12 सार, 2-7 में व्याख्या धम्म की, 2 में मानव सेवा, 2 में मानव सेवा। 1 ठो 6-7 बोला हूं। 6 में बोला कि मैं 7 बार माने 24x7 उपलब्ध रहूंगा प्रजा कल्याण के लिए। जहांगीर टाइप का काम किया कि न्याय की जंजीर लगवा दिया था। कोई भी व्यक्ति आगरा बुर्ज के पास आकर घंटी खींचता, तुरंत सुनवाई होती थी। हुक्म की तामील हो, ऐसा कर, कौन फरियाद दिया है बुलाओ उसको, ऐसा। आवाज के राजा अभी साहब सो रहे हैं, चुनाव के समय रात भर जगेंगे आग जला के। कितना अंतर है कि नहीं? अभी वो टाइम शुरू हो गया होगा। भारत माता ब्राह्मी नहीं, मतलब ये शिलालेख वही तो बृहद मैं सबको मिला के बताया हूं। अब तुमको ये नहीं पूछेगा, सुनो, ये नहीं पूछेगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, सुनो है कहां, विषय क्या है, फोकस इसी में करना। फोकस किस में करोगे? शिलालेख कहां है, उसका विषय क्या है,
समझ में आ रहा है? धम्म की बात किसमें की गई पता है? भब्रूगढ़ में। किसमें? भब्रूगढ़ के विषय में धम्म के बारे में बताया है अशोक ने, याद रखना। कर लोगे इतना शिलालेख? एक प्रश्न 100% हो सकता है यहां से, हो सकता है कि नहीं? मौर्य काल यहां पर विराम दे रहा हूं। अब पतन के कारण सुन लो आप। किसके कारण? पहला, प्रशासन का केंद्रीकृत होना, अत्यधिक केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज था, ठीक है, इसलिए जो है शासक अत्याचार करने लगे, मनमानी, ठीक है। दूसरा, प्रांतों में जो राज्यपाल था वो मनमानी करने लगे। प्रशासन केंद्रीकृत हो गया तो समस्त शक्ति सम्राट में हो गई और सम्राट आगे चलकर निरंकुश हो गया। क्या हो गया? निरंकुश। मेंस में पूछेगा इसको, और प्री में कथन सत्य नहीं करके भी दे सकता है। डिक्लाइन ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। क्लियर? दूसरा है प्रांतों में जो राज्यपाल थे, गवर्नर, प्रांतपति, ठीक है, क्लियर, वो क्या थे? मनमानी करने लगे। तीसरा, विदेशी आक्रमण शुरू हो गया, विदेशी आक्रमण। चौथा, ब्राह्मणों पर अत्याचार, ब्राह्मणों पर, तो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार होना शुरू हो गया क्योंकि पुष्यमित्र सुंग अंतिम शासक वृहदत्त का सेनापति था, उसी की हत्या इसीलिए किया। ब्राह्मण वर्ग पर टैक्स बढ़ा दिया गया, टैक्स जबरन बढ़ा दिया गया, आम जनता पटाने में सक्षम नहीं थी। इसका भी एक कारण बना मौर्य काल के पतन का। विदेशी आक्रमण, ब्राह्मणों पर अत्याचार, राज्यपाल की मनमानी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज होना। समझ? दिस ऑल आर द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। और प्रशासन की जो इकाई थी उसको लास्ट में देख लो, ये नहीं हुआ है। प्रांत, मंडल, जिला, गोप, प्रांत, मंडल, जिला, गोप और ग्राम, ये सिंपल हायरार्की ना, सिंपल हायरार्की। इसमें संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानिक भी न्यायालय है बीच में। प्रांत मतलब समझ रहे हो, सबसे ऊपर था प्रांतपति, क्या बोलते थे? प्रांतपति, इन्हीं को राज्यपाल। मंडल का प्रमुख क्या कहलाता था? प्रदेष्टा। क्या कहलाता था? एक प्रदेष्टा और था। मंडल प्रमुख, प्रदेश में मंडल, प्रदेष्टा, ठीक है। कई स्थानों पर प्रांत के प्रमुख में प्रतिष्ठा लेगा इसी को, क्योंकि मंडल से जुड़ा है। जिला का प्रमुख क्या कहलाता था? कलेक्टर उस समय। स्थानिक क्या कहलाता था? स्थानिक। गोप मतलब 10 ग्राम का प्रमुख था, यह भी पूछा गया है। इट वॉज द ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस, गोप। और ग्राम माने अंतिम इकाई थी। प्रशासन की अंतिम इकाई क्या थी? ग्राम। 10 गांव से मिलकर क्या बनता था? गोप। गोप के ऊपर क्या था? जिला। जिला के ऊपर मंडल। मंडल के ऊपर प्रांत। बीच में संग्रहण। संग्रहण यह भी एक न्यायालय का प्रकार था, ठीक है। द्रोणमुख, द्रोणमुख और स्थानिक तो दिया हुआ है। संग्रहण भी था इकाई, और क्या था? द्रोणमुख भी था। इसको बीच में फिट करना, किसके बाद? तुम्हारे मंडल के बाद। प्रांत, मंडल, संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानिक, ये दोनों बीच में आएंगे यहां पर। प्रांत, मंडल, जिला, गोप, बोलो तो पहले। प्रांत, मंडल, जिला, गोप, ग्राम। अब दो ठो को फिट कर दो। प्रांत मंडल के नीचे संग्रहण, स्थानिक, एसडीएस, बोलो एसडीएस। संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानिक लिखा हूं, एसडीएस। क्लियर? सबका अपना अपना एक कोर्ट भी था। क्या था? कोर्ट, ठीक है। ये मौर्य काल 1 घंटा हो गया सिर्फ प्रशासन को, रिवीजन में टाइम लगता है। क्लियर? अंतिम शासक था वृहदत्त। कौन था? वृहदत्त की हत्या इसके प्रधान सेनापति किसने किया? पुष्यमित्र सुंग। बाजार में गुजर रहा था तो वहीं चाकू मार के मार दिया, बाजार से जा रहा था। पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण सेनापति था। ब्राह्मण लोग तंग आ चुके थे इनके मनमानी से, इनके अत्याचार से, इनके टैक्स पर अधिभार से। टैक्स में अत्यधिक वृद्धि भी मौर्य काल के पतन का कारण बना। सूखा पड़ा था, कई स्थानों पर टैक्स बढ़ा दिए गए थे। इज दैट क्लियर? क्लियर? एक इसमें जाते जाते मगध का उत्कर्ष का कारण भी याद रख लो। अब कभी पूछ दिया कथन में तो मगध का उत्कर्ष, कारण, अराइजिंग। व्हाट वाज द रीजन ऑफ द अराइजिंग ऑफ द मगधा एट दैट टाइम? ये कौन सा कारण नहीं है करके मेंस प्री में तो पूछता ही है। पहला, मगध का गंगा और सोन की घाटी में स्थित होना। गंगा सोन, गंगा सोन 2 आप क्षेत्र में स्थित होना। देखो ये गंगा नदी और ये सोन नदी, ये गंगा नदी और ये सोन नदी, बीच में क्या था? मगध।
गंगा और सोन की उपजाऊ भूमि के बीच होने के कारण यहां जो है उपजाऊ मिट्टी थी, खादड़ भूमि। समझ में आ रही? इसलिए प्रॉस्पेरिटी, प्रोडक्शन बढ़ा और खुशहाली भी बढ़ा, टैक्स भी बढ़ा। पहला गंगा सोन का उपजाऊ मैदान। दूसरा मगध के महत्वाकांक्षी शासक, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी शासक थे, साम्राज्यवादी शासक थे। समझ में आ रही? मगध कहां से शुरू हुआ था तुम जानते हो? गिरिव्रत से, हर्यक वंश से हुआ था ना। वहां से शुरू हुआ गिरिव्रत से, फिर धीरे धीरे विस्तार होता गया एक छोटे से क्षेत्र से, और शक्तिशाली महाजनपद बना मगध। 16 महाजनपद में बना था। गिरिव्रज राजगृह की राजधानी थी। पटना गया के आसपास इसका क्षेत्र था। यहां के साम्राज्यवादी शासकों ने अपने महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप मगध को उत्कर्ष प्रदान किया, साम्राज्य को विस्तार प्रदान किया। क्लियर? गंगा सोन की घाटी एक कारण। दूसरा कारण था महत्वाकांक्षा। आसपास के राज्यों में आक्रमण करना शुरू किया और धीरे धीरे एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। अवाटक से लेकर कटक 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला था। उत्तर में अफगानिस्तान, दक्षिण में स्वर्णगिरी कर्नाटक, पूर्व में पाटलिपुत्र कोसली और पश्चिम में गुजरात तक पूरा, माने अवंती का बॉर्डर। हाँ देखो आगे बढ़े। तीसरा कारण, तीसरा लोहे का आविष्कार। लोहे का आविष्कार यह भी एक कारण बना। 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। उत्तर वैदिक काल में 2 चीज छूटा था, उसको लिख लेना। लोहा, 1000 ईसा पूर्व में क्या हो? लोहे की खोज हुई। उसमें 2 प्रकार के लोहे चलते थे, श्याम अयस और कृष्ण अयस। भूरा लोहा को क्या बोलते थे? श्याम अयस। और एकदम काला टाइप का लोहा क्या था? कृष्ण। आज लोहे के 4 प्रकार हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। कल ही बताया हूं। उस समय 2 प्रकार के लोहे चलते थे उत्तर वैदिक काल में, श्याम अयस और कृष्ण अयस। एक चीज छूटा था वहां, जोड़ लो, हो सकता है आ जाए। और उत्तर वैदिक काल में मृदभान भी जोड़ लेना। मृदभान बोलो, मृदभान। 4 प्रकार के मृदभान पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको जोड़वा रहा हूं। लाल पहला, आज गेरुआ रंग वाला लाल, मिट्टी के बर्तन। काला, ब्लैक। तीसरा लाल काला, लाल काला कंबाइन। और चौथा मिश्रित। मिश्रित आरजीबी बोलते हैं, रेड ग्रे पेंटेड वेयर, RGW, रेड ग्रे पेंटेड वेयर। मतलब लाल और काला में जो पेंटिंग था। 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन उत्तर वैदिक काल में पूछा गया प्रश्न। कौन सा नहीं था? लाल था, काला था, लाल काला मिला दो। फिर चित्रित धूसर, क्या बोलते थे इसको? इसका अन्य नाम क्या था? चित्रित धूसर मृदभान। लाल काला में चित्र बना हुआ था, लाल माने भूरा रंग में। लोहे को पूछा गया है वहां पर, श्याम अयस और कृष्ण अयस, और मिट्टी के बर्तन को पूछा गया। तो लोहे से लिंक हुआ। लोहे के आविष्कार के कारण क्या हुआ? जो भी रथ के पहिए थे यहां पर लोहे का क्या चढ़ने लगा? ये। और अस्त्र शस्त्र बनने लगे, कवच बनने लगा, अस्त्र शस्त्र बनने लगा। लोहे का पहिया जो कुम्हार था, अब उस पर लोहे का रॉड चढ़ाने लगा। समझ में आ रहा? जिससे मगध को समृद्धि मिली। क्या मिली? दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचने लगे इन लोग रथ से। क्लियर? इसलिए मगध का उत्कर्ष हुआ। लोहे की खोज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। एग्रीकल्चरल एरिया में क्या हुई? क्रांति। बहुत सारे उपकरण बनने लगे लोहे के। पूर्व वैदिक काल में लांगल बोलते थे, उसी को सिर बोलते थे उत्तर वैदिक काल में। तो मगध में भी क्या होगा? लोहे के कृषि यंत्र बनने लगे, अस्त्र शस्त्र बनने लगे, हथियार बनने लगे, रथ बनने लगे, पहिया जो है लोहे से बनने लगा। क्लियर? तो मगध का उत्कर्ष होगा नहीं। सैन्य शक्ति प्रबल हुई। कौन सी शक्ति? भाला, बर्छी, तीर, तलवार, क्या नहीं बना है? लोहे की खोज। साम्राज्यवादी नीति। कौन सी नीति? साम्राज्यवादी नीति। मगध। याद रहेगा, याद रहेगा। गंगा सोन की घाटी में स्थित होना, शासकों का महत्वाकांक्षी होना। समझ में आ रही? लोहे की खोज, लोहे की खोज। इज दैट क्लियर? ये बेसिक कारण थे मगध के उत्कर्ष के, याद रहेगा। और पतन के कारण मैंने अभी बताया है। और अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ। कौन था? जिसकी हत्या इसके सेनापति, वृहद्रथ की हत्या किसने किया? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग। किसने किया? अंतिम शासक कौन था 184 में? वृहद्रथ। इसकी हत्या इसके प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ, किसने किया? पुष्यमित्र शुंग। ब्राह्मण था।
और ब्राह्मण वंश का उदय हुआ। कौन सा वंश? कौन सा वंश? चलिए देखते हैं। ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश। सुन रे कनवा 7 बार, बोलो। सुन रे कनवा कितने बार? 7 बार। सुंग वंश, कन्व वंश, सातवाहन वंश। एक लाइन लिख लो, सुन रे कनवा। कनवा माने क्या होता है हिंदी में? कान होता है कि आंख होता है? आंख। कान मत लगाना, वन आइड मैन काना बोलते हैं, फिल्मों में दिखाया गया काना को। गुलशन गुरवार एक आंख में पट्टी बांध रहा था ग्रीन कलर, काना है। कान से, कनवा से कान मत लगा देना, हिंदी गलत हो जाएगा। सुंग वंश, कन्व वंश, सातवाहन वंश। सुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र सुंग, बोलो। पुष्यमित्र सुंग लिखो। सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। इसका पुत्र अग्निमित्र, इसका पुत्र वसुमित्र। अंतिम शासक देवभूति। क्रम, क्रम से जमाने के लिए आ सकता है। पुष्यमित्र सुंग, उसका पुत्र अग्निमित्र। अग्निमित्र से क्वेश्चन IAS 2016 में आया अभी। मालविकाग्निमित्रम का नायक कौन है? अग्निमित्र। आंसर उसी में था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम का नायक हीरो कौन है? अग्निमित्र। पुष्यमित्र सुंग का पुत्र हुआ अग्निमित्र, उसका पुत्र हुआ वसुमित्र, उसका पुत्र देवभूति, और देवभूति की हत्या उसके प्रधान सेनापति वासुदेव, वासुदेव ने किया और कण्व वंश की नींव डाला। संस्थापक वासुदेव। अंतिम शासक सुशर्मा, अंतिम शासक सुशर्मा, इसकी हत्या सिमुख ने किया और कौन से वंश की नींव डाला? सातवाहन। कौन सा वाहन? छत्तीसगढ़ में भी सातवाहन पढ़ेंगे। किरारी का कास्ट स्तंभ लेख, सातवाहन। सिमुख कौन? समझ में आ रही? समझ में आ रही क्या? ठीक है। अंतिम शासक यज्ञ श्री पुलवामी। कौन सा श्री? यज्ञ श्री पुलवामी। शिव श्री यज्ञ श्री पुलवामी, शिव श्री पुलवामी, यज्ञ श्री पुलवामी। हाँ वही ना, उसके पहले अभी पहला अंतिम पकड़ो तुम। पहला शासक पुष्यमित्र सुंग, अंतिम शासक देवभूति। देवभूति की हत्या वासुदेव। वासुदेव कृष्ण तो कभी हारेंगे नहीं, दोनों में देव हैं। देवभूति वासुदेव ने पराजित किया और कौन से वंश की नींव डाला? कण्व वंश। अंतिम शासक सुशर्मा, इसकी हत्या सिमुख। सिमुख के बाद अंतिम शासक यज्ञश्री। पहला अंतिम याद हुआ? सुन रे कनवा 7 बार। सुन रे कनवा। क्लियर? क्लियर? अब देखो, पुष्यमित्र सुंग में दो लाइन लिख लो आप। पुष्यमित्र सुंग, इसका जो पुरोहित था पतंजलि था। महाभाष्य ये पूछा गया पीएससी अभी 2 साल पहले। पुष्यमित्र सुंग के समय इसको क्या बोलते थे? अश्वमेध, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया है। किसने? बौद्ध धर्म का विरोधी था। कौन? पुष्यमित्र सुंग। ऐसा मानते हैं कि 84,000 स्तूपों को नष्ट किया है अशोक, पुष्यमित्र सुंग ने। क्लियर? बौद्ध धर्म का विरोधी कौन? पुष्यमित्र सुंग। लेकिन अपवाद भी है। समझ में आ रही है कि नहीं? सांची की स्तूप के बाहर बाउंड्री वॉल लगाया इसने। किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। जिसने बौद्ध धर्म की रक्षा की है वो विरोधी कैसे हो सकता है, बोलता है इतिहासकार। फिर भी हमको याद रखना है बौद्ध धर्म का विरोधी पुष्यमित्र सुंग। इसका पुरोहित था यज्ञ करने वाला। अभी पीएससी पूछा इसको, पतंजलि। कौन था? पतंजलि ने महाभाष्य उसी तर्ज पर लिखा जिस प्रकार पाणिनि का अष्टाध्यायी। लिख लो, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका लिखा है पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में। इतना लिख लोगे? पाणिनि का अष्टाध्यायी सुने हो?
अरे अष्टाध्यायी की रचना किसने किया है? पाणिनि। अब छत्तीसगढ़ का पाणिनि पढ़ते हो, हीरालाल काव्योपाध्याय। अब याद आया? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी को क्रिटिसाइज करके एक नया बुक लिखा पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में। दोनों व्याकरण ग्रंथ है, लिख लो। दोनों क्या है? व्याकरण ग्रंथ। देखो यार, मैं बहुत सारे शब्द बोल रहा हूं, बहुत गंभीरता से लेना। सबको क्यों नहीं बोल रहा हूं, जो आएगा उसको लिख लो ना। पतंजलि के महाभाष्य पर टीका लिखा बोलते हैं। टीका किसने? पाणिनि के अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने किसके रूप में लिखा? महाभाष्य। इतना याद रखोगे। पुष्यमित्र सुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। समझ में आ रही? किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। उसके बाद जो अग्निमित्र है, वहां से एक क्वेश्चन। अग्निमित्र कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम का नायक है अग्निमित्र, सुंग का पुत्र। पुष्यमित्र सुंग का बेटा अग्निमित्र, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम मालविका। मालविका विदर्भ विजय के अभियान के दौरान मालविका, ठीक है, इसकी प्रेमिका थी। किसकी? अग्निमित्र की। और इसी की रचना किया है कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम। एक ही चीज ये याद रखना, याद रहेगा। 2 चीज याद रखना, सुंग वंश में पूछा गया है। कर्ण वंश कुछ नहीं पढ़ना है, संस्थापक और अंतिम शासक। सातवाहन देखो, सिमुक कौन सा है? पहला कौन सा? सातवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक। सिमुक के बाद नहीं, सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम, उसके बाद हाल। क्रम से जमाइए आएगा, इसलिए बता रहा हूं। समझ में आ रही? पहला सिमुक, फिर सातकर्णी प्रथम, फिर हाल, फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसको समुद्रगुप्त समझ लो, उसी के बराबर था, पैरेलल। उतना शक्तिशाली सीरियल कभी भी बनेगा तो गौतमी पुत्र सातकर्णी पर बनता है, बना भी है। सिमुक, सातकर्णी प्रथम, हाल, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और उसके बाद पुलवामी। पुलवामी उसका पुत्र, सुने हो? वशिष्ठी पुत्र, उसकी मां का नाम विशिष्टि। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। समझ में आ रही? फिर इसके बाद बताया हूं शिव श्री पुलवामी। कौन सा श्री? शिव श्री पुलवामी। फिर यज्ञ श्री पुलवामी। यज्ञ श्री पुलवामी। यह शासक का क्रम कम से कम याद रखो। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी को पढ़ना है। किसको? हाल एक कवि था, कवि। हाल एक क्या था? कवि था। गाथा सप्तसती, इसको पूछा गया है। गाथा सप्तसती की रचना किसने की है? हाल ने। इसने श्रीलंका की राजकुमारी प्रभावती, श्रीलंका की राजकुमारी किससे विवाह किया है? प्रभावती। समझ में आ रही कि नहीं? इसी के दरबार में कौन थे? गुणाढ़। गुणाढ़ एक था, विद्वान था गुणाढ़। समझ में आ रही कि नहीं? और सर्ववर्मन, सर्ववर्मन, 2 विद्वान थे इसके दरबार में। एक संस्कृत का प्रकांड विद्वान था, एक प्राकृत भाषा का। श्रीलंका की राजकुमारी प्रभावती या लीलावती से इसने विवाह किया। किसने किया था? हाल। किसने? हाल। गाथा सप्तसती किसकी रचना है? हाल की। हाल माने गाथा, बोलो। हाल चाल सुनाओ माने अपनी गाथा बताओ, याद हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को याद रखना। सबसे महानतम शासक, पराक्रमी शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्होंने किसको शकों को हराया, ठीक है। शक सुने? शक, ठीक है। शकों को पराजित किया। किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इंडो बैक्ट्रियाई शासकों को हराया, शकों को हराया। किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका पुत्र था कौन? पुलवामी। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। बोलिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। याद रहेगा, पढ़ना इसको, सामान्य पढ़ना, इसको कम से दिमाग में रखना। सबसे पराक्रमी महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसने वेणकटक नगर बसाया। कौन सा नगर? नासिक के पास वेणकटक नगर बसाया।
समझ में आ रहे? सातवाहन शासकों की राजधानी पूछा है प्रतिष्ठान पैठन, इसको भी याद रखना। प्रतिष्ठान पैठन कहां है? गोदावरी नदी के तट पर, महाराष्ट्र, नासिक। प्रतिष्ठान पैठन की राजधानी थी। ठीक है। सातवाहन शासकों ने अपने जितने भी राजा हैं माता के नाम से रखते थे। सातकर्णी, सातकर्णी देखो। इनके द्वारा चलाए गए सिक्के को पोटीन सिक्का कहते हैं। कौन से सिक्का? पोटीन। याद रखना, पूछा गया है। जो पूछा है उसको बता रहा हूं ना। शीशे के सिक्के को पोटीन। पहली बार शीशा का सिक्का किसने चलवाया? सातवाहन। शीशा सात करके याद रखो, सात शीशा, पोटीन सिक्का। भूमि दान करने की परंपरा कौन सा? जमीन को डोनेट करने की परंपरा, लैंड डोनेशन, किसने शुरू किया? सातवाहनों ने। जब ब्राह्मणों को भूदान की परंपरा किसने शुरू किया है? सातवाहनों ने। और सर्वाधिक पूछेगा अगर तो गुप्तों ने। सबसे ज्यादा भूमिदान किसके समय हुआ है? गुप्तों के समय। प्रथम पूछेगा तो सातवाहन। सातवाहनों की भाषा क्या थी? प्राकृत। प्राकृत। लेकिन इन्होंने संस्कृत को संरक्षण भी दिया था, जितने भी कवि थे उस समय। लीलावती क्या है? संस्कृत के एक्सपर्ट थी। वो जी प्रभावती लीलावती बोलो हूं, श्रीलंका की राजकुमारी थी। ठीक है, याद रहेगा। हाल जो स्वयं एक कवि था, गाथा सप्तसती, उसने लिखा है। प्राकृत भाषा याद रखना, पोटीन सिक्का याद रखना, भूमिदान की परंपरा याद रखना, और छत्तीसगढ़ में इनका संबंध भी है, याद रहेगा। नागार्जुन सुने हो? गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन माना जाता है। किसको? नागार्जुन को। क्लियर। पुलवामी क्या? पश्चिम का स्वामी बोलते हैं पुलवामी को। पश्चिम का स्वामी पुलवामी। नासिक के शिलालेख से सातवाहन शासकों की जानकारी मिलती है। नासिक सुने हो? सुने हो? पुलवामी जो है, पुलवामी को पराजित किसने किया है? रुद्रदामन ने। सकनरेश रुद्रदामन ने पुलवामी को पराजित किया। सकनरेश सुने हो? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अभिलेख और आएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बताता है कि इसने शक शासक, इसको खास सातवाहन शासक पुलवामी को 2 बार पराजित किया है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पूछा गया है। जूनागढ़ अभिलेख लिख लो। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है गिरनार की पहाड़ी में। जूनागढ़ अभिलेख, बोलिए जूनागढ़ अभिलेख। इज दैट क्लियर? पहला पुष्यमित्र सुंग, दूसरा अग्निमित्र, तीसरा वसुमित्र, चौथा देवभूति, और 9वां शासक भी था उसमें, भागभद्र। 9वां शासक कौन था? भागभद्र। 10वां शासक कौन था? देवभूति। भागभद्र जो है मौर्य का पैरेलल था। हेलियोडोरस वो बाद में आएगा भी, वो उसमें हेलियोडोरस वाला हुआ था ना, अभी बताऊंगा ना आगे, उसमें कनेक्ट होगा। चले आगे, आगे चले। सुन रे कन्वा 7 बार, बोलो सुन रे कन्वा 7 बार। सुंग वंश, कन्व वंश, सातवाहन वंश। सुंग माने पुष्यमित्र सुंग, कन्व माने वासुदेव, वासुदेव का कान, और सातवाहन माने सिमुख। अंतिम शासक कौन था सातवाहन का? यज्ञश्री। कन्व वंश का कौन था? सुशर्मा। और सुंग वंश का कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या किसने किया? वासुदेव। सुशर्मा की हत्या, सुशर्मा को ही सुशर्मा नारायण बोलते थे, किसने किया? सिमुख ने। कौन किसकी हत्या की ये भी याद रखना, और क्रम याद रखना भाई। जैसे मगध में 4 टेबल बताया हूं, इसमें भी एक टेबल बन गया। सुन रे कन्वा 7 बार। अब चलो गुप्त काल। कहां चलेंगे? गुप्त काल, गुप्त पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन लगभग तय हैं। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग बोलते हैं, क्लासिकल युग किसको? गुप्त काल को। गुप्त कौन थे? कुषाणों के सामंत थे। इनका आरंभ जो है राइजिंग कहां? उत्तर भारत में हुआ, कौशांबी के पास। गुप्तों का उदय उत्तर भारत और बिहार को माना जाता है। ये कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, सामंत जानते हो आप, लैंड होल्डर्स। क्लियर? गुप्त काल में इसके उत्थान में 10 शासकों का योगदान था। कितने शासक? 10 शासकों का इनका योगदान रहा। इसके लिए एक मैं दोहा हमेशा आपको बताता हूं, इसको विशेष रूप से याद रखें।
लिखिए श्री घट चंद्र, बोलो श्री घट चंद्र समुद्र राम, बोलो श्री घट चंद्र समुद्र राम, चंद्र कुमार स्कंद भानु, जय विष्णु, जय विष्णु। खत्म। श्री से शुरू, विष्णु से अंत। श्री से शुरू, विष्णु से अंत। इससे सरल नहीं हो सकता। जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हो, अकबका रहे हैं, कोई बात नहीं, एक तो दोहा बोल लो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, श्री घट चंद्र समुद्र राम, चंद्र कुमार स्कंद भानु, जय विष्णु। 10 शासक। कैसे? देखो, श्रीगुप्त, श्री से, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर सब में गुप्त लगाना है, फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और विष्णु गुप्त। 10 शासक। गुप्त काल के योगदान में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण 10 शासकों का योगदान रहा। श्री से शुरू, विष्णु से अंत। मेरे साथ सब याद रखेंगे इस दोहे को बहुत अच्छे से। क्रम से जमाइए वाला प्रश्न कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। श्री घट चंद्र, बोलिए श्री घट चंद्र समुद्र राम, चंद्र कुमार स्कंद भानु, जय विष्णु। 10 शासक हुए। श्री से शुरू, विष्णु से अंत। श्रीगुप्त से शुरू, विष्णुगुप्त से अंत हुआ। क्रम से जमा दीजिए। श्री से श्रीगुप्त, घट से घटोत्कच, चंद्र से चंद्रगुप्त प्रथम, श्री घट चंद्र, समुद्र राम, समुद्रगुप्त, उसका पुत्र रामगुप्त, फिर उसका भाई चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त। ये 10 शासक। पहला प्रश्न तैयार हो गया आपका। क्रम से जमाइए, क्रम से। इज दैट क्लियर? इसमें जो महत्वपूर्ण शासक जिसको आपको पढ़ना जरूरी है, चंद्रगुप्त प्रथम, संस्थापक याद रखना, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त सबसे महत्वपूर्ण, भारत का नेपोलियन, रामगुप्त एक कायर है करके 2 लाइन पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त सबसे ज्यादा सेकंड पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार चंद्रगुप्त सेकंड। क्लियर? कुमारगुप्त ये केवल अभिलेख के नाम से याद रखेंगे, स्कंदगुप्त को हूणों के आक्रमण के नाम से याद रखेंगे, पढ़ेंगे, और भानुगुप्त को सती प्रथा एरण अभिलेख के नाम से याद रखेंगे। समझ में आया? चलिए थोड़ा सा इसका रिव्यू लेते हैं, पढ़ते हैं, खत्म करते हैं गुप्त काल को। ठीक है, लिखते चलो फटाफट। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, ठीक है, संस्थापक थे गुप्त काल के, फाउंडर। ठीक है, आदिराज इनकी उपाधि थी, आदिराज। फाउंडर लिखना, आदिराज इनकी उपाधि। शासन काल अभी छोड़ो, बाद में जमाऊंगा। उसके बाद घटोत्कच, महाराज की उपाधि धारण किया, महाराज, खत्म। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजा धीराज। श्रीगुप्त फाउंडर, आदिराज। घटोत्कच में महाराज, घटोत्कच महाराज करके याद रखना। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजा धीराज, बोलो महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त प्रथम। इसमें एक क्वेश्चन लिख लो, गुप्त संवत चलाया 319-20 ईस्वी में, गुप्त संवत चलाया। पूछा गया प्रश्न चंद्रगुप्त प्रथम ने, गुप्त संवत किसने चलाया और कब चला, पूछेगा। 319-20 ऐसा पूछा है। 2003 पीएससी कब पूछा इसको, उसके बाद देखना कब रिपीट हुआ है हमारे समय में। गुप्त संवत का टाइम पीरियड बताइए। 319-20 में गुप्त संवत चला। संवत माने वर्ष, जैसे शक संवत, गुप्त संवत, विक्रम संवत। शकों का जब दमन किया इसने तो क्या चलाया, शकों का आक्रमण हुआ। इसके बाद अभी विदेशी आक्रमण शुरू होगा, देखना। ठीक है, हाँ, अभी अब शक, विक्रम संवत अलग है, शक संवत अलग, कनिष्क वाला। अरे ग्रिगोरियन कैलेंडर शक संवत पर आधारित है ना।
ग्रिगोरियन कैलेंडर नहीं चलता है हमारा, उसमें शक संवत लिखा है, ठीक है, और विक्रम संवत में उसका डेट अलग होता है, ठीक है, विक्रमी जो पढ़ते हैं हम लोग, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, ठीक है। उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, अभी पकड़ो आप कहां आ गए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, ठीक है। शक संवत मतलब गुप्त संवत चलाया इसने, शकों का दमन किया, तो सन याद रखना 319-20, महाराजा धीराज, दो शब्द याद रखना, महाराजा धीराज। इसका पुत्र समुद्रगुप्त, संन्यास ग्रहण कर लिया इसने, सारा राजपाट सौंप के अपने पुत्र को, समुद्रगुप्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको पढ़ना है। भारत का नेपोलियन याद रखना है, भारत का नेपोलियन, 100 युद्धों का विजेता, भारत का नेपोलियन 100 युद्धों का विजेता, दक्षिणापथ का स्वामी, दक्षिणापथ का स्वामी, वीणावादक, कविराज, वीणावादक, कविराज, दक्षिणापथ का स्वामी, 100 युद्धों का विजेता, धरणी बंध, धरणी बंध पृथ्वी को बांधने वाला, यम का अवतार, ईश्वर का प्रतिनिधि, यम का अवतार, ईश्वर का प्रतिनिधि, कविराज, समझ में आ रहे, वैष्णव, वैष्णव, धरणी बंध, और एक और उपाधि ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह, एक उपाधि। दूसरी उपाधि त्रिसमुद्र, त्रिसमुद्र तोय निधिपति, शब्द को देख रहे हो, 3 समुद्रों का विजेता लिख लो, नहीं समझ में आएगा, त्रिसमुद्र है ना, 3 समुद्रों का विजेता, त्रिसमुद्र तोय निधिपति, समुद्रगुप्त। इसको कहते हैं लंबा शब्द देके दे सकता है। ग्रहण मोक्षानुग्रह, 3 नीति पर चलता था बिंबिसार टाइप। ग्रहण माने शत्रु पर आक्रमण, विजय, मोक्ष माने मुक्त कर देना, अनुग्रह माने राज्यों पर अधिकार, ठीक। धरणी बंध, पृथ्वी को बांधने वाला, सबका कारण है। यम का अवतार माने दुश्मनों को दुश्मन थे, काल थे काल। कविराज माने कवि थे, वीणावादक माने वीणा बजाते थे, वैष्णव माने वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्र याद रखना है, 100 युद्धों का विजेता, समझ में आ रहे। उत्तरावर्त और दक्षिणावर्त के शासकों को हराया था, उत्तरावर्त के 19 शासक और दक्षिणावर्त के 13 शासकों को हराया था, ये भी कथन में देता है। नॉर्थ इंडिया के 19 रूलर्स को हराया और दक्षिणावर्त के साउथ के 13 शासकों को हराया। किसने? माने बांग्लादेश जीता, भारत जीता, म्यांमार जीता, नेपाल जीता, क्या नहीं जीता था समुद्रगुप्त? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। भारत का किसने कहा? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने कहा भारत का नेपोलियन। हालांकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन नहीं, वरन नेपोलियन को भारत का समुद्रगुप्त कहना चाहिए, क्योंकि नेपोलियन ने जो वाटरलू का युद्ध हारा है अपने जीवन में। 1815 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो वाटरलू हुआ, उसको नेपोलियन बोनापार्ट हारा है, तो कैसे उससे तुलना समुद्रगुप्त की हो सकती जो कभी हारा ही नहीं? नहीं, पहले जो भी वो तुलना करते हैं, क्या क्या 99% वो भी जीता है ना। मैन ऑफ डेस्टिनी सुने हो नाम? नेपोलियन बोनापार्ट। कभी पढ़ना खाली समय में है? नेपोलियन का मूवी निकला है, खाली समय में देखना, लेकिन अभी फ्री में ध्यान दो। हाँ, मूवी अगर देखने से 10 घंटा ज्यादा पढ़ सकते तो देख के पढ़ो। चले आगे। समुद्रगुप्त लिखो 6 प्रकार के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त ने स्वर्ण के कितने प्रकार के सिक्के चलाए? 6 प्रकार। इसको रटना है, 6 प्रकार के सिक्के याद रख लेना, समझ में आ रहा? परशु, गरुड़ सिक्का, गरुड़ सिक्का सबसे ज्यादा फेमस था, गरुड़ नाम का। परशु, गरुड़, धनुर्धर, गरुड़ सिक्का, परशु सिक्का, धनुर्धर सिक्का, बाकी को देख लेना, ठीक है। 3 को मैं याद करा रहा हूं, गरुड़, परशु, धनुर्धर, ठीक है। 6 प्रकार के सिक्के में सबसे ज्यादा फेमस कौन था?
गरुड़ सिक्का। पूछा गया प्रश्न, सिक्कों में माला जपते हुए, वीणा बजाते हुए, शेर से लड़ते हुए। व्याघ्रहंता, ये भी लिख लो उपाधि। समुद्रगुप्त को और क्या बोलते हैं? व्याघ्रहंता, शिकारी, बाघ का। क्लियर? ठीक है, याद रखना। 6 प्रकार के दरबारी कवि हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, चंपू शैली प्रयाग में। इसका दरबारी कवि कौन था? कार्टियर हरिसेन। क्या खुदवाया? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन। समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान पर जाने वाला पहला शासक था, इसलिए इसको दक्षिणा पथ का स्वामी बोलते हैं। इसी दौरान जब दंडकारण्य से गुजरा था तो महेंद्र और व्याघ्रराज को हराया। वाकाटक सुने हो? दक्षिण के शासक माने हमारे दंडकारण्य के शासक महेंद्र और व्याघ्रराज को पराजित किया था डॉक्टर मीरासी के अनुसार। इतिहासकार डॉक्टर मीरासी, छत्तीसगढ़। क्लियर? क्लियर? अभी इतिहास तो मैं आऊंगा छत्तीसगढ़ में, कनेक्ट होगा। समुद्र विजय अभियान के दौरान महासमुंद से गुजरा था, इसलिए समुद्र, महासमुद्र से क्या बना? महासमुंद हट गया। महाविजय अभियान था महासमुंद। क्लियर? इनकी उपाधि हो गई, दरबारी कवि हो गई, 100 युद्धों का विजेता हो गया समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन, भारत का, जरूर याद रखना इतने को, समुद्रगुप्त से पूछता है। शासनकाल 335 से 375, 335 से 375। उसके पहले 280 से 335, नहीं उल्टा, वो अभी जमाएंगे, रुको। 335 से 375 लिख लेना। हाँ, समुद्रगुप्त का लिखे। 3-4 शासकों का याद रखना है तुमको, 4 शासक देके क्रम से जमाइए, पूछेगा टाइम पीरियड को। इसका पुत्र था रामगुप्त कायर, पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी। जब शकों का आक्रमण हुआ सिथियन रूलर्स का, तो अपनी पत्नी को सामने रख दिया, मोल बचा ले तो पांव पर रख गई, तो एर्रा गुड़ी टाइप गाली दियो। पत्नी ध्रुव स्वामिनी, सुने हो? शकों का जब आक्रमण हुआ तो पत्नी को सामने किया। जयशंकर प्रसाद के नाटक में पढ़ लेना, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव। उसके बाद उसको बचाने के लिए आया इसका भाई, कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। शकों का दमन किया, शकों का दमन किया, रामगुप्त की हत्या किया और उसकी वाइफ से बिहाव किया। बढ़िया किया। सहारा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना टाइप, नियोग प्रथा। क्लियर? ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया, शकों का दमन करके सकारी कहलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि देखो, सकारी, शकों का दमन, अरि माने शत्रु। गड़ारी, 10 गढ़ राज्य को जीता तो गड़ारी। इसको कहते थे परम भागवत। क्या कहते थे? परम भागवत। यह भी याद रखना, अधिकांश गुप्तकालीन शासकों ने परम भागवत की उपाधि ग्रहण की। इसने अपनी राजधानी बदली थी, उज्जैनापुराधीश्वर, बोलो, उज्जैनापुराधीश्वर, उज्जैन को राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र से अधिकांश गुप्तकालीन शासकों की राजधानी मगध ही थी उस समय। इसने उज्जैन, अवंतिका को बना दिया, उज्जैनापुराधीश्वर, बोलो। ये सब नाम तुरंत नहीं होंगे, उज्जैन को याद रखना। वही काम कर रहे हैं तो निकल जा रहा है, कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी। समुद्र तोय निधिपति, ग्रहण मोक्षानुग्रह। समुद्रगुप्त की खास बात थी कि ग्रहण, ठीक है, मोक्ष और अनुग्रह, 3 नीति पर चलता था। बिंबिसार से प्रेरित था ये, सेम नीति। ग्रहण माने शत्रु विजय, ग्रहण माने शत्रु विजय, शत्रु को मुक्त कर देना माने मोक्ष, और शत्रु पर, राज्यों पर अधिकार, अनुग्रह, राज्यों पर अधिकार, इसका अर्थ बता रहा हूं। इज दैट क्लियर? ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की नीति पर कौन चला? समुद्रगुप्त। उसके पहले बिंबिसार। बिंबिसार में नहीं बताया हूं जानबूझ के, कनेक्ट, ठीक है। सकारी, गड़ारी, 10 गढ़ राज्यों को जीता तो गड़ारी, शकों का अंत किया तो सकारी, परम भागवत, वैष्णव धर्म का अनुयायी, और उज्जैन का अधिवेश्वर थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसी के शासन काल में आया कौन? फाहयान। कौन आया? चाइना मॉडल आया, चीनी यात्री। अभी हर्षवर्धन में आएगा कौन? हेनसोंग। फाहयान इसके दरबार में आया था और इसने फूकी ओकी, क्या? फूकी ओकी, फूक के ओक की बोला, फाहयान ने फूक दिया इसको। फाहयान की रचना क्या है? फूकी ओकी।
गुप्तकालीन शासकों का वर्णन। धर्म का आचार, पिलग्रिम्स ऑफ द रिलीजन। फायान को क्या बोलते हैं? धर्म का आचार्य बोलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के दरबार में आया, याद रखना। फायान, इसी के दरबार में 9 रत्न थे। कौन थे? 9 रत्न। 9 रत्न एक तो इसके दरबार में थे, और अकबर, देखो अष्ट दिग्गज, एक एक डिब्बे में बना लो। अष्ट दिग्गज कृष्ण देव राय, पूछा गया प्रश्न। कृष्ण देव राय, दिग्गज कौन है? कृष्ण। 9 रत्न माने ठंडा ठंडा कूल कूल, अकबर एंड चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य। 9 रत्न। त्रिरत्न, त्रिरत्न किसके दरबार में थे? कनिष्क। किसके दरबार में थे? कनिष्क। जैन बौद्ध का अलग त्रिरत्न है। त्रिरत्न किसके दरबार में थे? कनिष्क। पढ़ेंगे कुशाण, समझ में आ रही कि नहीं? अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान शिवाजी, प्रधान मंत्री, प्रधान समूह, 8 मंत्रियों का एक परिषद किसके दरबार था? मराठा शिवाजी। ये चारों का एक डिब्बे में कैद करके याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कैसे याद रखोगे? प्रधान कौन है? शिवाजी। प्रधान कौन है? शिवाजी। दिग्गज कौन है? कृष्ण। 9 रत्न 2 लोग, अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और त्रिरत्न माने कनिष्क। याद रहेगा, ठीक है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, 9 रत्न का नाम याद कर लेना बहुत अच्छे से। उसमें कालिदास से लेकर जो है धन्वंतरी तक, समझ में आ रहे? सुने हो? बेताल भट्ट, धन्वंतरी, घटखर पर, छपड़क, अमर सिंह, कर लेना बोल रहा हूं। वराहमिहिर सुने होगे? बृहत संहिता लिखा, वराहमिहिर एक बृहत संहिता। अमर सिंह का अमरकोश, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम। अभी मैं सब रचना में आएगा, वो सब लिटरेचर एक साथ लिखाऊंगा। 9 रत्न आपको याद करने समय बचा रहा हूं, कर लोगे? नाम मैं ले रहा हूं, देखो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कालिदास 1, वराहमिहिर 2, बृहत संहिता वाले, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम सुने हो? अमर सिंह का अमरकोश, त्रिशंकु, एक कौन था? त्रिशंकु सुने हो? छपड़क, कौन था? छपड़क, त्रिशंकु। एक था घट खरपर, घट खरपर, ये भी था 9 रत्न में। वर रुचि, रुचि के अनुसार वर। देखो आप जब उज्जैन जाओगे तो सबका क्या बना हुआ है? डेमो बना है वहां, ठीक है? बेताल भट्ट सुने हो? बेताल, विक्रम 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 बेताल ताल, याद आ रहे? हाँ, बने दिन में सुने इनका। विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, यही है ना? विक्रम 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 बेताल ताल। अब देख के बड़े हुए हम लोग, आज भी देखता हूं मैं खाली समय में विक्रम बेताल, विजय अरोरा को। चले आगे। अरे यार कुछ तो एंजॉय करो, हिस्ट्री 1.5 घंटे से पढ़ रहे हो आप। 9 रत्न याद हुआ? ठंडा ठंडा कूल 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 करो दिमाग को, याद कर लेना। 9 रत्न, सबकी रचना को बाद में बताऊंगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, अभी सबके अभिलेख को बता रहा हूं लास्ट में, ठीक है? महरौली का स्तंभ लेख दिल्ली, इसी ने बनवाया। महरौली लोहे का स्तंभ लेख, एकमात्र जिसमें जंग नहीं लगा है, सुने हो? शोध का विषय है महरौली, बातें नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य याद रखना। उसके बाद श्रीघाट चंद्र, बोलिए श्रीघाट। थोड़ा पाप वाप भी कम हो जाएगा दोस्तों, हमारे साथ भगवान का नाम का जाप लीजिए। राममय कर लेते हैं। श्रीघाट चंद्र समुद्र राम, चंद्र कुमार स्कंद भानु, जय विष्णु। श्री से शुरू, विष्णु से अंत। अयोध्या चलिए, 22 तारीख को पहुंचिए आप सब लोग। श्रीघाट चंद्र कनेक्ट हो गया। श्री से श्रीगुप्त, घट से घटोत्कच, चंद्र से चंद्रगुप्त प्रथम, राम से समुद्र से समुद्रगुप्त, पुत्र हुआ रामगुप्त, भाई हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, देन चंद्र कुमार स्कंद भानु विष्णु। देखो चंद्रगुप्त हो गए, कुमार गुप्त, कुमार गुप्त। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने भी सिक्के चलवाए थे, ठीक है? उसमें धनुर्धर नाम का सिक्का बहुत फेमस था।
उसके सिक्के में। कौन सा सिक्का? धनुर्धर। ठीक है। कुमारगुप्त, बोलो कुमारगुप्त। मंदसौर अभिलेख, बोलो। इसी के समय मंदसौर अभिलेख का निर्माण हुआ वत्स भट्टी के द्वारा। वत्स भट्टी। सबसे फेवरेट प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा कुमारगुप्त, बोलो। याद हो गया। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया है? कुमारगुप्त। नालंदा कुमारगुप्त। दो यूनिवर्सिटी देख लो। विक्रमपाल, बोलिए। विक्रमपाल धर्मपाल। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर बिहार। पाल माने धर्मपाल। नालंदा कुमारगुप्त, विक्रमपाल, धर्मपाल, दो यूनिवर्सिटी याद रखना। 10 शासक याद हो गए। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख सर्वाधिक यज्ञ का वर्णन है। कौन सा? सबसे ज्यादा यज्ञ इसी ने करवाया, कुमारगुप्त ने। इसे महेंद्रादित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महेंद्रादित्य। मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी ने खुदवाए इसके समय में। इतना ही याद रखना। नालंदा कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए इसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। समझ में आया? इतना याद रहेगा। कुमारगुप्त अगला शासक हुआ, भूलना मत। इसी के समय हुणों का आक्रमण हुआ। एक और क्वेश्चन, हुणों का पहली बार आक्रमण ऐसा मानते हैं कि कुमारगुप्त के समय हुआ। पूरी तरह मुकाबला नहीं कर पाया। तो पहला प्रश्न हुणों का आक्रमण, दूसरा प्रश्न जो है सर्वाधिक यज्ञ, तीसरा प्रश्न नालंदा यूनिवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदसौर अभिलेख इसी के समय का है। मध्य प्रदेश, मंदसौर जो अफीम के लिए फेमस है आज सबसे ज्यादा। सर्वाधिक अफीम की खेती मध्य प्रदेश में कहां होती है? मंदसौर। एमपीपीएससी का फेवरेट प्रश्न। जैसे हमारे यहां फेवरेट प्रश्न सर्वाधिक टीन सुकमा, उत्कृष्ट तो है बस। ना ऑटोमोबाइल एजेंसी, ना कुछ, ना कहीं, ना पेट्रोलियम। कल पढ़ रहे थे भूगोल में, कुछ नहीं है। टीन प्रगलन सेंटर करके एक लिख दी है बस, रायपुर। चंद्र कुमार स्कंद, स्कंद गुप्त। कौन सा गुप्त? स्कंद गुप्त। भीतर गांव अभिलेख। कौन सा गांव? भीतर गांव अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। स्कंद गुप्त। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। कौन सा झील? चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति देवगुप्त ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति देवगुप्त। समझ में आ रहा है? यह पुष्यगुप्त है क्या? देख लेना। इसने सुदर्शन झील बनवाया था गिरनार की पहाड़ी में। उसका जीर्णोद्धार पुष्यगुप्त है शायद, है ना? पुष्यगुप्त। इसने क्या किया? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और उसी का जीर्णोद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त। और हुणों को, किसको? हुणों को पराजित कर भारत से निष्कासित किया। हुणों को पराजित कर भारत से क्या कर दिया? निष्कासित, जिला बदर कर दिया, मैडी टाइप। क्लियर? फिर वापस आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति समझ लो पुष्यगुप्त। उन्हीं के कहने से करवाया। अपने मन से सेनापति कुछ करेगा? अरे बताओ ना। जो भी होगा राज्यपाल के आदेशानुसार, राष्ट्रपति के आदेशानुसार लिखा रहता है। बस इतना याद रखना। किसको? स्कंदगुप्त को। चंद्र कुमार स्कंद भानु विष्णु। भानुगुप्त लास्ट, खत्म। भानुगुप्त। एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख? भानुगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एरण अभिलेख। 510 ईस्वी सती प्रथा का प्रमाण पूछा गया प्रश्न। सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? एरण अभिलेख। सती, हाँ, एरण अभिलेख माने सागर। ठीक है, खत्म। इतना ही गुप्त काल में ट्रेस करोगे। गुप्तकालीन प्रशासन अलग देखेंगे, ये गुप्त काल की बात बोल रहा हूं, समझे? अभिलेख को एक साथ कर लो। अभिलेख, गुप्त काल के अभिलेख। ठीक है, लिखो। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त, हरिसेन, चंपू शैली। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने खुदवाया?
समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन कौन सी शैली में है? चंपू, गद्य और पद्य दोनों में। मंदसौर अभिलेख अभी बताया हूं, मंदसौर अभिलेख कौन सा गुप्त? कुमारगुप्त, कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख। अगला लिखो, महरौली का स्तंभ लेख, उदयगिरी का शिलालेख। उदयगिरी और महरौली, उदयगिरी और महरौली, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। महरौली दिल्ली लोहा, और उदयगिरी का शिलालेख उड़ीसा। भीतरगांव अभिलेख, भीतरगांव अभिलेख स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। समझ में आया? नासिक का शिलालेख, नासिक, नासिक का शिलालेख अगर पूछेगा तो तुम लगाना गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो बताया। नासिक वेड़ कटक नगर, ठीक है, याद रहेगा। ये एक डिब्बा में बॉक्स में भर दो इसको, ऐसे को विशेष रूप से याद रखना। इज दैट क्लियर? क्लियर। तो ये आज का पड़ाव यहीं पर हम विराम देते हैं गुप्त काल से। आज हमने पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा? गुप्त काल पढ़ा, उसके पहले सुन रे कनवा 7 बार, उसके पहले मौर्यकालीन प्रशासन। इतना स्पीड ठीक है, इससे ओवर नहीं कर पाओगे। एम आई राइट? ठीक है ना? प्राचीन भारत को जिस हिसाब से इंपॉर्टेंस दिया जाता है उसके हिसाब से ही हम चल रहे हैं। 100% क्वेश्चन इसमें से ट्रेस होंगे। पढ़ने के दौरान पूरा पढ़िए, उसके बाद इसको ट्रेस करके जरूर जाइएगा। और मेरा विश्वास है कि अनुभव काम आएगा आपके। क्लियर? मध्यकाल में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल टेबल पर टेबल पढ़ेंगे काम की चीज को। ठीक है, अभी सब अभिलेख को एक साथ लिखवाऊंगा, सारे लिटरेचर एक साथ करूंगा, सारे युद्ध एक साथ पढ़ेंगे। वो एक अलग पैटर्न होगा, सारे सिक्के को एक साथ पढ़ेंगे। अब अभी लिख रहे हो लेकिन एक साथ अभी बताऊंगा सबको। ठीक है, सब युद्ध को एक साथ, सारे शासक का शासन काल एक साथ, जितना जानना है। ठीक, वो एक अलग पैटर्न होगा, लास्ट में मजा आएगा आपको। ठीक है, आर यू गेटिंग समथिंग?